हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग और ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शंस भी है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे इन डिटेल्स में और वन शॉट में पूरे चैप्टर को हम लोग निपटा देंगे और बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक एक एक चीज समझ लेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसी के साथ फटाफट देखते हैं कि आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, कि आज पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग समझेंगे कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक सा मतलब समझेंगे। उसके बाद हम लोग स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस समझेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद हम लोग स्टाफिंग एंड एचआरएम जो होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ उसके बारे में पढ़ना होगा हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टाफिंग के जो प्रोसेस होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, हाँ उसके प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद क्या हम लोग एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, मतलब कि कुछ कंपोनेंट्स होंगे स्टाफिंग के, वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, सिलेक्शन क्या होते हैं और ट्रेनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये तीन एलिमेंट्स है स्टाफिंग की। इस तीनों एलिमेंट्स को हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग कुछ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर लेंगे। वो क्या होगा, मतलब कि हम लोग पूरा सेशन कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इसी सेशन में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका तुम्हें आंसर अगर तुम खुद से दे लोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे समझ में आया, तो तुम्हारे यहाँ पे चेक भी हो जाएगा। तो चलो बिला वक्त है कि अब हम लोग स्टाफिंग समझते हैं। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, मतलब सही लोग को फाइंड करना। उसके बाद फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, और उसकी जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसकी वो राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, वो मतलब कि सही काम के लिए सही वक्त पे सही व्यक्ति को रखना, इसको स्टाफिंग बोलते हैं। तो समझ लो स्टाफिंग क्या हुआ, जैसे कि समझ लो तुम्हारी कोई दुकान है, दुकान में स्टाफ रखते हो ना, हाँ बिल्कुल वही चीज है, बट उसी चीज का हम लोग थ्योरी समझेंगे और उसी चीज का नहीं, बल्कि समझ लो ये तुम्हारी दुकान छोटी सी दुकान नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसमें सीईओ, सीओ, सीएफओ ये सब होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीज हो जाता है। उसके लिए तुम स्टाफ रखते हो, मतलब कि एम्प्लॉय रखते हो, तो उसकी बात हो रही है, ठीक। तो अब क्या, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, ये सारा काम होता है स्टाफिंग का। तो चलो अब हम लोग स्टाफिंग को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का सबसे फर्स्ट क्या है, फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब कि जॉब पे सही, मतलब जो खाली जॉब है, वैकेंट जो प्लेस है उस पे बंदे को रखना, फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल, एक बंदे को हायर करना। उसके बाद सेकंड क्या है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही काम के लिए सही व्यक्ति को रखना। और थर्ड जो हमारा सदाबहार है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफ में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स की हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया, हेल्प्स इन कंपीटिंग। नेक्स्ट क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। हम लोग सबको इन डिटेल्स बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या था, फिलिंग जॉब विद कंपोनेंट पर्सनल, इसका क्या मतलब हुआ, स्टाफिंग फंक्शंस इंश्योर्स दैट अ जॉब पोजीशन, जो जॉब की पोजीशन होती है, शुड नॉट बी वैकेंट, वो जॉब की पोजीशन खाली ना रहे, ठीक, एंड इट शुड बी फिल्ड विद ए कॉम्पिटिटिव पर्सनल, फिल्ड बाय कॉम्पिटिटिव पर्सनल। कॉम्पिटिटिव पर्सनल का क्या मतलब हुआ, लाइक जैसे वो बंदा हो जो आज के टाइम उसको सारी कंपटीशन को फेस करते हो, मतलब कि वो कंपीट कर सके उस पोजीशन के लिए, उस बंदे को हायर करना। तो ठीक, तो सबसे पहला क्या होता है, फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। नेक्स्ट क्या है, प्लेसिंग राइट पर्सन, सही व्यक्ति को एट राइट जॉब, सही काम पे लगाना। ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का सेकंड स्टेप है। क्या है, इन स्टाफिंग फंक्शंस थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूट करती है ना कंपनी, हाँ रिक्रूट एंड सिलेक्शन, कोई का सिलेक्शन हो जाता है, प्रोसेस राइट पर्सन इज गिविंग राइट जॉब, इसी हम लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एक प्रोसेस होता है, इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना है। तो इसका प्रोसेस होते हुए जो कंपनी में जो एक एम्प्लॉय रखते हैं, तो ये प्रोसेस होते हुए हमें सही बंदा मिल जाता है, सही व्यक्ति मिल जाता है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इसका इंपॉर्टेंस है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज का, क्यों, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग employees are hired in staffing functions, number and type of employees are considered, so there is no shortage and no excess of employee। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है ना, इसका मैनेजमेंट का इसका काम ही यही होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब कि कोई एक जॉब के लिए, कोई एक जॉब की पोजीशन में कोई ज्यादा एम्प्लॉय को हायरिंग ना हो जाए और ऐसा नहीं हो कि ज्यादा ले ऑफ हो जाए, हमें और ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़े। तो इसका बैलेंस बना के चलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या होता है, स्टाफिंग करने से बेनिफिट होता है, ठीक। हेल्प्स इन कंपीटिंग, हेल्प्स इन कंपीटिंग, मार्केट के साथ हम लोग कंपीट कर पाते, क्या, टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या मतलब हुआ, लाइक दो कंपनी है, एक ही जैसा काम करती है, लाइक दो कंपनी है, HCL हो गई, विप्रो हो गई, इंफोसिस हो गई, TCS हो गई, ये सारी
आईटी कंपनी है, ठीक, ये सारी कंपनी का यही काम है, सॉफ्टवेयर बनाना और ये आईटी वगैरह का जो वर्क होता है वो करना। बट इसमें से कोई एक कंपनी आगे है, कोई एक कंपनी पीछे है, ऐसा क्यों है? लाइक उस कंपनी के पास वैसे ही पैसा है, वैसे ही कनेक्शन है, वो वैसे ही मतलब वही पैसे से वो मशीन तो खरीद सकती है, वो पैसे से वो सॉफ्टवेयर भी खरीद सकती है, बट पैसे से क्या नहीं खरीद सकती? वो ह्यूमन रिसोर्सेज। लाइक जो बंदा है वो कंपनी के लिए लॉयल है, उस कंपनी के लिए वफादार है, उसको पता है कि कैसे इस कंपनी के लिए एकदम जी जान लगा के काम करना है, और उसी कोई दूसरी कंपनी में सब कुछ सेम है, बट वो जो बंदा है ना वो जी मन लगा के काम नहीं कर रहा वहां पे, तो वो कंपनी पीछे चली जाएगी। जो स्टाफ जो होते हैं ना, जो इंप्लॉय होते हैं कंपनी के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द कंपनी होते जाते हैं। तो उसी एसेट्स अगर अच्छा से वर्क कर रहा है तो कंपनी आगे बढ़ेगी, अगर वो खराब है तो कंपनी डूब जाएगी। तो इसीलिए होता है कि वो डिफरेंशिएट करती है, कोई एक कंपनी ऊपर जाती है, कोई एक कंपनी नीचे जाती है, तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन रिसोर्सेज। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे ओनली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स है जो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या? ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। स्टाफिंग से हमारी ग्रोथ होती है एंटरप्राइज में बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। जो हम लोग ये जो स्टाफिंग का प्रोसेस करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हमें वो एकदम राइट व्यक्ति मिलता है, मतलब राइट पर्सन मिलता है, ठीक। तो सही व्यक्ति जो हमें मिल जाता है, तो बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट क्या? जो कॉस्ट कटिंग स्टाफ है। स्टाफिंग इंश्योर कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। हम लोग प्रीवियस चैप्टर वगैरह में पढ़ के आए कि कैसे ग्रोथ होता है, सर्वाइवल, पहले कंपनी सर्वाइव कर जाती है, फिर ग्रोथ होता है, लाइक एक आउटलेट से दूसरा आउटलेट ओपन हो गया, या फिर एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गए, तो इससे हमारा क्या? कंपनी का ग्रोथ होता है, ठीक। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ? लेकिन ऐसा नहीं कि तुम कोई बंदे को उठा के ले आए और कंपनी में जॉब दे दिया, बस हो गया तुम्हारा काम। नहीं नहीं, इसके साथ उसका बहुत कुछ का ख्याल रखना पड़ता है। लाइक क्या? Staffing function does not end only with the appointment of employee. It includes ट्रेनिंग, उस एम्प्लॉय की ट्रेन करना उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, प्रमोशन, कंपनसेशन, उसका ख्याल रखना कि हाँ इसका अगर अच्छे से काम कर रहा है तो इसके प्रमोशन का, इसके कंपनसेशन का, लाइक वो एक्स्ट्रा कोई वर्क कर रहा है तो इसका बोनसेस वगैरह का ध्यान रखना, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। लाइक ये पर्टिकुलर वो जो तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉय है वो कोई पर्टिकुलर वर्क जानता है अच्छे तरीके से, लेकिन अगर वो एक और स्किल्स जान लेगा ना इसके साथ, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मतलब कि उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, उस कंपनी में भी उसका स्कोप आगे बढ़ जाएगा, और कहीं इन फ्यूचर जॉब के लिए भी बहुत ही अच्छा स्कोप हो जाएगा। तो उसका भी ख्याल रखना, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लाइक उसकी पर्सनालिटी, लाइक उसकी जो एटीट्यूड है कंपनी को लेके, कोई वर्क को लेके वो पॉजिटिव होना, इस सब चीज का ध्यान करता है। दीज एक्टिविटीज मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। और जब तुम किसी एम्प्लॉय के ऊपर इतना खर्च करोगे, लाइक उसके इतना कुछ ध्यान रखोगे, उसके ट्रेनिंग दोगे, उसको प्रमोशन दोगे, उसके करियर एडवांसमेंट में हेल्प करोगे, तो वो एम्प्लॉय भी अपने हाईएस्ट एफिशिएंसी से वर्क करेगा, और इससे एट द एंड बेनिफिट किसका होगा? तुम्हारा होगा बेनिफिट, और साथ साथ वो एम्प्लॉय का भी होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। ये क्या मतलब हुआ? In staffing functions, we hire employee who helps in performing rest of the functions of management. Without efficient staff, no other functions can start. क्या मतलब हुआ? Like देखो, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। लाइक स्टाफिंग जो प्रोसेस है ना, लाइक जिसमें इसमें तुम पढ़े ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इतना सारा प्रोसेस होता है। कंपनी में भी इतने सारे लोग होते हैं, कोई एक छोटे लेवल का वर्कर होता है, एक लोअर लेवल का, मिडिल लेवल का, इतने सारे वर्कर होते हैं। तो ये सब वर्कर को भी कौन अपॉइंट करता है? स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू ही वो अपॉइंट होते हैं। लाइक जैसे कि तुम्हें कोई एक बिजनेसमैन बनना है, कोई एक बिजनेस की पढ़ाई हो गई, या फिर कोई पायलट बनने की पढ़ाई होगी, ये सब के लिए पढ़ाता तो वो एक टीचर ही है ना, पढ़ाता है। तो इसी टाइप का होता है कि कोई स्टाफ रखने के लिए तुम्हें हमेशा स्टाफिंग प्रोसेस करना ही होता है, ठीक। लाइक प्लानिंग के लिए अगर तुम्हें कोई स्टाफ रखना है, तो उसके लिए भी स्टाफिंग प्रोसेस से गुजार के उसे प्लानिंग की जगह पे रखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। लाइक अगर तुम्हारा मतलब कि स्टाफिंग अच्छा हो गया, मतलब स्टाफिंग फंक्शन तुम्हारा बहुत ही अच्छे से हो रहा है, तुम एकदम टॉप, एकदम क्रीम लेयर ऑफ एम्प्लॉयज को लेके आ रहे हो। लाइक गूगल में कोई का जॉब होता है, गूगल में, एडोबी में, या फिर इस टाइप की ओरेकल में, बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह में जॉब रहती है, तो क्यों लोग को इतना अच्छा लगता है कि ओह अच्छा वहां जॉब है? तो ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि उस कंपनी में जो जाते हैं लोग, वो बहुत ही मतलब कि हाईएस्ट एफिशिएंसी से वर्क करने वाले, मतलब एकदम टॉप क्रीम लेयर लोग जाते हैं उस कंपनी में जॉब करने के लिए। वो कंपनी ऐसे एवे को लेती ही नहीं है, रिक्रूट ही नहीं करती है। तो अगर वो तुम्हारा स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो अगर तुम्हारा बढ़िया हो गया, तो तुम्हारा फ्यूचर का जितना भी प्लान हो गया, तुम्हारा डायरेक्टिंग हो गया, वो सब कुछ अच्छे से होगा ना, अगर तुम सही बंदे को रख रहे हो। हाँ, तो इसलिए होता है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। तो ये क्या है? लाइक तुम जैसे देखो स्टाफिंग, ये जो चैप्टर पर है ना स्टाफिंग, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एचआरएम है ना, ये बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। लाइक एचआरएम अगर समझ लो, अगर इतना बड़ा एचआरएम है तो स्टाफिंग उसी का एक पार्ट है। स्टाफिंग समझ रहे हो? तो एचआरएम में बहुत कुछ आता है, ठीक।
तो अगर तुम जैसे लाइक एमबीए वगैरह करने का प्लान होता है ना, तो एमबीए जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, बहुत सारी होती है, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, तो एमबीए इन एचआर भी होता है, ठीक। तो एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स का जो होता है ना, जो मैनेजर लोग बैठते हैं, जो कंपनी में रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का ये सब काम करते हैं ना, वो एचआर वगैरह होते हैं, ठीक। तो इसकी भी अलग से स्पेशलाइजेशन होती है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, इसका काम भी बहुत ही बड़ा होता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में छोटा सा इस चैप्टर में देख लेते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं क्या। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। ये एक प्रोसेस है, मैनेजिंग एम्प्लॉय, कंपनी में मैनेज करना, एम्प्लॉयज वगैरह को मैनेज करने की एक प्रोसेस है। इन अ कंपनी इट इन्वॉल्व्स हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या करती है, हायर करती है, बाहर से बंदे को हायर करती है। हायरिंग वाला सारा काम इस डिपार्टमेंट का ही होता है। ट्रेन करना एम्प्लॉय को, मतलब कि उस काम के लिए ट्रेनिंग का ध्यान देना, मोटिवेटिंग करना, एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर वर्क के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए उसे मोटिवेट कर देना, ठीक। ये सारा काम इसी का होता है। तो ये क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड कनेक्शंस विद द गवर्नमेंट। और ये जो एचआर डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं ना, इसका भी कनेक्शंस, गवर्नमेंट के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखना, ये सब काम सारा एचआर का ही होता है, ठीक। मतलब ये जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, इसका काम होता है, एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं होता है। विद द गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, etc. When these functions are carried out at small scale level, we call it staffing. और यही सारा काम अगर ये जो छोटे लेवल पे होता है, तो हम लोग इसको स्टाफिंग बोल देते हैं। लाइक अगर यही काम अगर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी, जो लार्ज स्केल में, जो बहुत ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें ये काम होता है, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन पिछले चैप्टर में पढ़ के है ना, हाँ। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिसका नाम रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और उसका ये सारा काम होता है, ठीक। वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रहता है जिसका एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की हायरिंग, ट्रेनिंग सारे से रिलेटेड उसका झंझट जमेला होता है, ठीक। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इसमें से क्या क्या चीज आता है, 7-8 चीज आता है। चलो हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझते पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। It means determining the number and type of personnel required to fill the vacant job position. इसमें क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। हम लोग प्लान करते हैं क्या, कि इस पर्टिकुलर काम के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें कितने व्यक्ति की जरूरत है, कितना जॉब पोजीशन खाली है। तो उसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स प्लान करते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉइंग पीपल। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल। इसमें जब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग एचआर को, मतलब कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक। यहाँ पे मोटा मोटी समझ लो, रिक्रूटमेंट लाइक जो कंपनी जो अप्लाई ओपन एप्लीकेशन नहीं करती है, वी आर हायरिंग, मतलब कि अपना क्वालिफिकेशन दे देती है, अगर आपको इंटरेस्ट है इस जॉब करने के लिए, तो अपना फॉर्म एक यहाँ पे भर दीजिए। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट। और ये सिलेक्शन का काम करती है, कंपनी को एक को पिक करती है तो सिलेक्शन करती है, ठीक। प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, उस पर्टिकुलर बंदे को प्लेस कर देती है जॉब पे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, करियर ग्रोथ। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या करियर ग्रोथ में होता है, कि एम्प्लॉय के ट्रेनिंग और एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होना चाहिए ओवरऑल, ठीक। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय है, दिन रात लगा के बहुत अच्छे से काम करते जा रहा है, ना उसे कोई इंसेंटिव मिल रहा है, ना बोनस मिल रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है, तो एम्प्लॉय का मोरल नहीं डाउन हो जाएगा कि यार क्या फायदा था करने का। तो इसके लिए एम्प्लॉय का पूरा एक, जैसे समझ लो कि तुम्हारे स्कूल कार्ड जो रिपोर्ट बनती है ना, वैसे पूरा ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं कि किस एम्प्लॉय को फ्यूचर में प्रमोशन देना चाहिए, किस एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी बढ़ानी चाहिए, किसकी काटनी चाहिए, ये सारा कुछ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या, मोटिवेशन का होता है। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। लाइक कोई को बोल दिया कि भाई तुम्हें ज्यादा काम करोगे ना, तो तुम्हें पर्टिकुलर वर्क से ज्यादा पैसा मिलेगा, इंसेंटिव के लिए उसे ऐसा मोटिवेट करना कि पर्टिकुलर वर्क के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाए वो पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो मोटिवेट करना एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या है, सैलरीज आर पेड अलोंग विद एक्स्ट्रा बेनिफिट। लाइक उसे तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट अलाउंसेस दे दिए, लाइक उसे कुछ ट्रैवलिंग के लिए कार वगैरह हो गया, या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कीपिंग इन द माइंड देयर क्वालिफिकेशन। तो उसके कॉम्पनसेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारा क्या, एचआरएम डिपार्टमेंट को, ठीक। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। तो सोशल, समाज के लिए मतलब कि कुछ अच्छा काम करके रखना, ये सारे कुछ भी एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है। रिव्यू एंड ऑडिट। क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंडक्ट ऑडिट ऑफ देयर पॉलिसीज ऑफ पर्सनल्स। लाइक वो जो तुम्हारे कंपनी में जो बंदे काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसमें से सारा कुछ सही से हो रहा है, तो ये चेक भी करने का। लाइक जो तुम्हारे स्कूल में नहीं होते, जो पीटी वाले सर का आज टाई लगा के कौन नहीं आया, आज बेल्ट कौन नहीं बांधा, वो वही वाला काम यहाँ पे ये भी ध्यान देना होता है कि एक जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, तो उन लोग का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। देखते होंगे घर पे अपना शर्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां बाहर जा रहे हैं तो फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल कोट पहन के जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक। तो ये सारी चीज का ध्यान देखना पड़ता है। ये सारा एचआरएम डिपार्टमेंट के ऊपर ये सारा झंझट झमेला रहता है, ठीक। झंझट झमेला काम रहता है यार। अब नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से ध्यान से रखना कि ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा, इसलिए याद अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक। तो फर्स्ट क्या आ जाता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूट होता है। नेक्स्ट सिलेक्शन हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, करियर प्लानिंग। नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्पनसेशन। ये क्या होता है, आर्ट स्टेप होता है स्टाफिंग प्रोसेस का। तो फर्स्ट क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट, देखो स्टाफिंग प्रोसेस क्या हुआ, कोई बंदे को हायर करते हो कोई काम के लिए ना, हाँ, तो बंदे को क्यों हायर करते हो, कोई काम होगा ऐसा, इसके लिए तुम्हें जरूरत होगी कोई बंदे को हायर करने की, हाँ है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, काम को देखते हैं कि कितना काम है और कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, हाँ यही कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो इसको हम लोग तीन चीज होता है इसमें, ठीक। क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना काम करना है, अच्छा इतना काम करना है, तो ठीक सबसे पहले तुम काम एनालाइज करते हो। फिर रिक्वायर्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब। तुम पहले जॉब देखे कि अच्छा इतना काम करना है, तो इतना काम करने में समझ लो 10 एम्प्लॉय लग जाएंगे, है ठीक, इतना तुम एस्टिमेट कर लिया, लगा लिया दिमाग से। नेक्स्ट क्या जाता है, वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें क्या क्या मतलब हुआ, हियर एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स हियर एनालाइज्ड एंड हाउ मेनी ऑफ देम अंडर बर्डन और ओवर बर्डन। इसका क्या मतलब हुआ, तुम पहले काम तो देखिए, काम करने वाले के लिए ना, इस काम को करने के लिए हमें 10 बंदे की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखते हो वर्क फोर्स एनालिसिस, इस काम को करने के लिए हमारे पास बंदे कितने हैं, तो तुम देखो कि अच्छा इस काम को करने के लिए हमारे पास 6 बंदे तो ऑलरेडी है, बट इस काम के लिए हमें कितने लोग चाहिए, कि हमें चाहिए 4 लोग चाहिए, तो 4 लोग हमें क्या कम है, तो 4 लोग कम है, तो इसके ऊपर क्या है, ओवर बर्डन पड़ रहा है, ये 6 लोग से नहीं हो पाएगा, इसके लिए ओवर बर्डन है। और इसी के लिए अगर हमारे पास 16 लोग रहते हैं तो हम लोग 6 लोग बहुत ही ज्यादा है, इसको हटाना पड़ेगा। ये हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक। पहले हम लोग देखते हैं काम कितना है, वर्कलोड एनालाइज करती है, उसके बाद वर्क फोर्स एनालाइज किया कि इस काम के लिए लोग कितने अपने पास, कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, ओवर बर्डन है कि अंडर बर्डन है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन। तो क्या, मैनेजर कंपेयर बोथ वर्कलोड एंड वर्कफोर्स, कितना काम है और कितने लोग है करने वाले, ठीक। वर्कफोर्स, इट वर्क्स लोड इज मोर देन वर्कफोर्स। अगर वर्कलोड मतलब कि काम ज्यादा रहेगा और काम करने वाले कम रहेंगे, ठीक, काम करने वाले कम रहेंगे, इट्स मीन अंडर स्टाफिंग एंड मोर एम्प्लॉय शुड बी हायर्ड। और इसी के लिए हमें ज्यादा लोग और भी एम्प्लॉय को हायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक, हायर्ड। एंड इफ वर्कफोर्स इज मोर देन वर्कलोड, और अगर हमारे पास काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे और हमारे पास काम ही कम होगा, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हमें कुछ को निकालना पड़ेगा बाहर। इट मींस ओवर स्टाफिंग, द एम्प्लॉय शुड रिमूव और ट्रांसफर और द समवेयर एल्स। तो इसके लिए हमें दो ऑप्शन है, हम एम्प्लॉय को बाहर निकाल दे, कंपनी से रिमूव कर दे, या फिर हमारे पास कोई और काम है तो उसमें उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है फर्स्ट, क्या हो जाता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या आता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। इंड्यूसिंग पीपल, लाइक हम लोग ऐसा लालच देते थे कंपनी में, लाइक हमें 10,000 लोग, हमें 1,000 लोग को जॉब के लिए खाली है जगह, तो हम लोग ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं कि यार हमारे कंपनी में आओ, अरे इतना सारा तुम्हें बोनस मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, तो लोग सब अट्रैक्ट होते हैं उससे। और उन लोग के पास अगर वो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहती है वो अगर फुलफिल होती है तो लोग अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए। तो जब अप्लाई कर देते हैं ना जॉब के लिए, तो इस प्रोसेस का रिक्रूटमेंट होता है। लाइक हम लोग ऐसा एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक, वैकेंट जॉब पोजीशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और कंपनी के पास दो ऑप्शन रहता है, तुम मतलब इंटरनली रिक्रूट भी कर सकते हो और एक्सटर्नली रिक्रूट कर सकते हो, दोनों के अपने एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, ठीक। तो व्हेन द मोर नंबर ऑफ पीपल अप्लाई फॉर द जॉब, अ कंपनी कैन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम वाइड चॉइस। लाइक अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उस कंपनी में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, लाइक हमें 1,000 लोग की जॉब की जरूरत है और अगर 1,000 लोग अप्लाई किए तो हमें लामहाले उसी 1,000 को रखना पड़ेगा, लाइक। लेकिन अगर हमें 1,000 के बदले हमें 10,000 लोग अप्लाई कर दिए, तो हम 10,000 में से देखेंगे कि इसमें से बेस्ट कौन है, तो बेस्ट कौन है, तो हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो रिक्रूटमेंट में ये चीज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। और यही एक चीज जो मोस्ट सुटेबल होगा हम लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैंडिडेट्स फुलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, द सिलेक्शन इज डन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस। और एक इसको सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय को, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो भी 8 स्टेप का लंबा प्रोसेस होता है, हम लोग आगे इसी में पढ़ने वाले हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस, हियर नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, और हेंस इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। इस प्रोसेस को, सिलेक्शन को है ना, एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। नेगेटिव सिलेक्शन करना तो भाई अच्छा प्रोसेस है। देखो लाइक तुम्हारी कंपनी में एक कोई जगह खाली है और उसमें अप्लाई कर दिए 100 लोग, तो कोई ना तुम सेलेक्ट करोगे, तो कोई एक को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन 99 को रिजेक्ट कर दिया, तो 99 के साथ तो बुरा हो गया ना, 99 को रिजेक्ट कर दिया। तो सिलेक्शन में है ना, कोई एक को सेलेक्ट करते हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा को रिजेक्ट कर देते हो, तो इसलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट क्या, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मींस पुटिंग द पर्सन ऑन द जॉब which for which he selected
मतलब कि कोई एक बंदा प्लेसमेंट क्या हुआ, लाइक उसकी जो जगह होती है, लाइक उसका जो क्यूबिकल्स हो गया, लाइक या फिर उसका जो ऑफिस हो गया, उस जगह पे उसे प्लेस कर देना, लाइक उसके जो जॉब है उसमें बैठा देना, उस चीज को प्लेसमेंट बोलते हैं। और ओरिएंटेशन क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते आते हैं इंट्रोडक्शन, लाइक तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा देना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनसे इंट्रोड्यूस करा देना, यह है तुम्हारा टीएल है, लाइक टीम लीडर है, ये तुम्हारे जो कॉलीग्स वगैरह हैं, इस सबसे इंट्रोडक्शन करा देना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। लाइक जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो हम लोग घुल मिल जाते हैं, तो हम लोग उतना हेजिटेशन फील नहीं होता है और अच्छे से काम वाम होता है, इसलिए प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लाइक तुम एक अच्छा खासा व्यक्ति उठा के तो ले आए जिसके पास काम करने की सलाहियत, बट उसके तुम्हारी कंपनी में किस तरह से काम होता है उसके लिए उसे ट्रेन करना पड़ेगा ना, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कंपनी प्रोवाइड ट्रेनिंग, कंपनी सिलेक्शन के बाद हम लोग कंपनी करती है, प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉय to improve the performance of employee and keep them motivated। तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो इसके लिए और उसको मोटिवेशन फील हो कि लाइक उसे अगर ट्रेन नहीं करोगे और उसे सीधा जॉब दे दोगे, उसे काम करने को बोलोगे और उसका पता ही नहीं देगा ये काम कैसे करना है, क्या करना है, उससे गलती हो जाएगी, तो उसका मोटिवेशन लो हो जाएगा। लाइक अगर उसे ट्रेन करके रख दोगे और तब उसे काम दोगे तो उसको लगेगा हाँ फटफट करने आ जाएगा, तो वो अच्छे से कर लेगा, तो उसका मोटिवेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या होगा, पैसे से रिलेटेड, क्या इट रेफर्स द इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ये इवैल्यूएट करने वाला चीज है, जैसे कि रिजल्ट होता है ना, जो हमारा मार्कशीट जो होता है वो इवैल्यूएशन ही होता है ना, हाँ। तो परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय आर सेलेक्टेड हियर। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। जो हमारी जो रिपोर्ट कार्ड, जो हर एक एम्प्लॉय की एक रिपोर्ट कार्ड होती है कि अच्छा ये इतना ओवर टाइम करता था, ये अच्छा ये इतना अच्छे से काम कर देता था, ये काम तो बहुत जल्दी निपटा देता था, तो ये एक अच्छा एम्प्लॉय है। तो ठीक, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस प्रोमोटेड टू द हायर जॉब, और इसी सारे रिपोर्ट कार्ड को देख के उसे प्रोमोट कर दिया जाता है। प्रोमोट करने के साथ साथ क्या होती है, उसकी अथॉरिटी भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उसकी जो सैलरी, जो हाइक, जो पैसा होता है वो भी हाइक हो जाती है, लाइक सैलरी हाइक हो जाती है इसकी, हायर जॉब पोजीशन विद मोर अथॉरिटी एंड पे, पैसा बढ़ जाता है उसका और उसके पास अथॉरिटी पावर भी ज्यादा आ जाती है। अब जो साथ वाले थे अब वो उसको सर करके बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाता है, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या होता है, इट इज द फाइनेंशियल पेमेंट फॉर द जॉब। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरीज, etc। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर टू टाइप्स, और ये जो पैसा जो दिया जाता है ना एम्प्लॉयज वगैरह को, तो दो तरीके से होता है। एक टाइम बेस्ड होता है, लाइक हर मंथली जो एम्प्लॉयज की सैलरी होती है, जो लोअर लेवल वाले की अक्सर होती है मंथली सैलरी होती है। और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, लाइक कोई एक डिपार्टमेंट बन गया उसको परफॉर्मेंस बेस्ड, लाइक ये प्रोजेक्ट तुम निपटा दोगे तो इसका इतना पैसा फिक्स्ड है। जैसे कि समझ लो कोई एक डिपार्टमेंट है, उसका तुम टाइम दे दिया कि 2 साल का टाइम है और इस प्रोजेक्ट में तुमको वर्क करना है, और लाइक कोई एआई या फिर फ्यूचरिस्टिक एआई का ड्राइविंग लेस कार, इस टाइप का प्रोजेक्ट चलता रहता है ना, तो इस टाइप का वो प्रोजेक्ट वो डन कर देगी तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और कुछ टाइम बेस्ड होता है, ठीक। तो इसी टाइप का कॉम्पनसेशन मिलता है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग जाने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टैफिंग। देखो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते है ना बहुत लोग थक जाते हैं यहाँ तक, तो तुम थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, लेकिन 5 ही मिनट का, ऐसा नहीं। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है कि 5 मिनट के बाद क्या पता रील स्क्रॉल करते करते कहाँ चले जाए, तो चुपचाप इस वीडियो को देखो, अभी बैठ के देखो, एग्जाम में कम टाइम है, ठीक। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसमें 3 चीज आता है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मैं बोला ना कि एप्लीकेशन जो आता है जॉब का एप्लीकेशन, हाँ। रिक्रूटमेंट हो गया, एक सिलेक्शन, जो सेलेक्ट कर लेते हो, कोई लाइक 100 में से कोई एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते हो तो 99 को रिजेक्ट कर देते हो, तो ये जो सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है। और एक और होता है ट्रेनिंग, तो कंपनी में कैसे काम करना है, क्या करना है, उसके लिए ट्रेन करते हो कि भाई हमारे कंपनी में इस तरह से काम होता है, इस तरह से होगा, तो ट्रेन करना। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं स्टाफिंग के, ठीक। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें भी लंबा यार, इसमें भी 7-8 स्टेप है, सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट को होता है कि रिक्रूटमेंट में 2 तरह का होता है, कि एक होता है हमारा एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाता है कि अंदर से, कंपनी के अंदर से ही कोई बंदे उठा के लिया है, और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स, लाइक बाहर से कोई को जैसे कि जॉब दे दी जाती है, तो हाँ एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। तो इंटरनल क्या होता है, इंटरनल में सिर्फ 2 तरह का होता है। तो इंटरनल में क्या होता है कि एक तो ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर क्या मतलब हुआ, एक समझ लो तुम पहले मोटा मोटी छोटे एग्जांपल से समझो, लाइक कोई एक आदमी है, उसकी 4 शॉप है, ठीक, 4 शॉप है, और उस सब में मतलब कि 2-2 अकाउंटेंट बैठते हैं, जो कैशियर जो होते हैं ना, हाँ,
जो कैश रिसीव करते हैं, हाँ, तो सब में दो दो कैशियर बैठते हैं, ठीक। लाइक तुम्हारी ये जो थर्ड नंबर वाली शॉप है, इसमें है ना बहुत ही ज्यादा डिमांड आने लगी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कस्टमर आने लगे, तो इसमें है ना हमें एक और मतलब की जरूरत पड़ती है, एक और कैशियर की जरूरत पड़ रही है। बट ये वाला जो आउटलेट है ना, इसमें उतनी ज्यादा भीड़ नहीं रहती, तो एक ही बंदा है ना, एक ही कैशियर वो हैंडल कर लेगा। तो इस बंदे के, इस कैशियर को उठा के हम लोग यहाँ लेके आ गए। तो यहाँ पे अब हो गया कि 3 बंदा हो गया, यहाँ पे एक और जॉब की जरूरत थी, तो लेकिन हम लोग इसी तरह से मतलब कि इंटरनली फिल कर लिए उस वैकेंट पोजीशन को। और एक होता है एक्सटर्नली, बाहर से कोई बंदा को उठा के ले आया और उसे जॉब दे दिए, ठीक। और एक होता है प्रमोशन, लाइक जैसे कि एम्प्लॉय का प्रमोशन, प्रमोशन में लड़की, अरे यार लड़की नहीं मिल जाती प्रमोशन में, ये ऐसी फोटो लगाओ। प्रमोशन क्या हो गया, लाइक कोई एक एक्सपीरियंस हो गया तो यहाँ पे अब एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम्हें आप प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे कि प्रमोशन, प्रमोशन तुम समझते ही होगे, लाइक मूवी वगैरह भी देखते होगे, लाइक एक छोटा कांस्टेबल रहता है, कांस्टेबल से एएसआई बनता है, एएसआई से डीएसपी बन गया, तो इस तरह से प्रमोशन होता है ना, लाइक उसका ओहदा बढ़ता जाता है, ओहदा के साथ साथ उसकी पेमेंट भी बढ़ती जाती है, तो प्रमोशन हो जाता है। उस पर्टिकुलर में कोई रिटायर कर गया उस इस पे, तो अब पोजीशन खाली हो गई, तो अब हम लोग उसको प्रमोट कर दे रहे हैं, तो ठीक प्रमोशन हो जाता है, ठीक। दो तरीका ही होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट करने का, मतलब कि इन हाउस कंपनी के अंदर से ही रिक्रूट करने का वो पर्टिकुलर वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, ठीक। तो इसमें जो दो तरीका होता है, एक ट्रांसफर होता है, इट मींस शिपिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। लाइक जो मैं कैशियर वाला जो एग्जांपल लिया, तो इस ब्रांच से इस ब्रांच में चला गया, बट उसका जो पोजीशन था, जो उसका ओहदा था, लाइक वो भी कैशियर का कैशियर ही बन गया ना, वो मैनेजर थोड़ी बन गया, प्रमोशन नहीं हुआ इसमें, मतलब कि सेम लेवल पे रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब सेम लेवल पे रहता है ना, तो इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं, हॉरिजेंटल लेवल ऑफ चेंजिंग बोलते हैं, ठीक। चेंजेस ओनली एज प्लेसेस ऑफ वर्किंग इज चेंज, मतलब प्लेस ऑफ वर्किंग बस चेंज हो जाता है, ठीक। मतलब एग्जांपल के तौर पे समझ लो, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू अकाउंट डिपार्टमेंट। जो कोई एक क्लर्क है, वो परचेज डिपार्टमेंट से उसका शिफ्टिंग हो गया अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो बस उसका मतलब कि क्लर्क वहां पे भी क्लर्क है और यहाँ पे भी क्लर्क है, बस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया उसका, तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे इंटरनल सोर्स में ट्रांसफर हुआ। और एक और क्या हो जाता है, प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन में क्या हो जाता है कि एक ये वर्टिकल चेंज हो जाता है, लाइक तुम अभी यहाँ हो लोअर लेवल, लाइक अब मिडिल पे पहुंच गए, यहाँ क्या हो गया, वर्टिकल, लंबा लंबी चेंज हुआ ना, हाँ, तो वर्टिकल इट मींस द शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट हायर लेवल विथ मोर अथॉरिटी, सैलरी, मतलब कि पावर भी ज्यादा मिलेगी और पैसा भी ज्यादा मिलेगा, ऑफ दैट एम्प्लॉय विच इंक्रीज। और ये क्या होता है, प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंट्स पोस्टेड, मतलब अकाउंटेंट पोस्ट, लाइक इसमें क्लर्क का क्लर्क ही था, बट यहां पर से क्लर्क से अकाउंटेंट पोस्ट बन गया, तो इसके नीचे अब सब क्लर्क वगैरह सब इनके नीचे हो गए, तो ठीक, तो इसका प्रमोशन हो गया, ठीक। इसी तरह का बस दो ही तरीका है इंटरनली रिक्रूट करने का। तो इसके फायदे क्या है, इंटरनल सोर्स से रिक्रूट करने के बेनिफिट्स क्या है, तो इसके बेनिफिट क्या है कि द मैनेजर्स आर अवेयर द टैलेंट्स एंड एबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो जो तुम्हारे कंपनी में जो पहले से जो बंदा काम कर रहा है, तो जो मैनेजर है उसका, वो उसके नेचर, उसके टैलेंट, उसके एबिलिटीज, उसकी सलाहियत, उसकी मतलब कि उसकी जो काबिलियत है, उससे अच्छे तरीके से वाकिफ है, तो इसको प्रमोट कर देंगे तो और अच्छे से काम करेगा, या फिर इसको है ना यहाँ से यहाँ कर देंगे, मतलब ये बंदा ठीक ठाक है, इसको कर सकते हैं, तो उससे मतलब कि अवेयर है पहले ही से। कोई न्यू बंदे को हायर करने में सब कुछ देखना पड़ता है, उसके सारा रिकॉर्ड स्टार्टिंग से, इसका तो सारा रिकॉर्ड अपने पास है ही। और क्या है, इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज। जब बाहर से कोई बंदे को उठा के लाते हैं, तो पहले हमें एडवर्टीजमेंट लगानी पड़ती है, फिर कोई बंदा अप्लाई करता है, फिर हमें उसका इंटरव्यू लेना पड़ता है, ये मतलब बहुत लंबा खर्चीला है ना, और बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक। और अंदर से अंदर में बस इधर से इधर कर देना है, तो ये क्या हो जाता है कि बहुत खर्चा ही नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत ट्रेन करना होगा, अगर इससे तो ट्रेन कर देंगे, और क्या इसका क्या होगा, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। और क्या होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जैसे कि जो तुम्हारे साथ वाले एम्प्लॉय हैं, उन्हें मोटिवेशन फील होता है, लाइक यार वो अच्छे से काम करता था ना, उसका प्रमोशन हो गया, या फिर उसका अच्छी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया, तो उसको प्रमोशन, उसको लगता है कि यार हम भी अच्छे से काम करेंगे ना, अच्छे से मन लगा के करेंगे, तो मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, मेरी भी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, मेरा भी सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक। और लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पे भी लेस खर्चा होता है, लाइक उस वो कंपनी के सारे माहौल, सारे तरीके से अवेयर है पहले ही से, तो उसको जो बेसिक जो न्यू काम के लिए उसको दिया जा रहा है, उसके लिए बस बेसिक सा ट्रेनिंग दे देना पड़ता है, तो कम खर्च लगती है, ठीक। उसके लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर बिकॉज एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय आर फैमिलियर विद द रूल ऑफ रेगुलेशन ऑफ कंपनी। और ये कम चांसेस होता है कि वो एम्प्लॉय जिसको तुम प्रमोट कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो, वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो पहले ही से वो कंपनी में टिका हुआ है, तो उसको यहाँ का वर्क कल्चर पसंद आ रहा था, तभी ना वो यहाँ पे है, तो ये भी खतरा नहीं रहता कि वो छोड़ के चला जाएगा, इतना उस पर खर्चा कर रहे हैं और वो छोड़ के चला जाए। वो न्यू हायरिंग करने में ये भी खर्च रहता है कि इसको ट्रेन कर रहे हैं, इसकी इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं इस पे, और क्या पता ये रहे ना रहे कंपनी में, तो एक ये भी डर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक।
और नेक्स्ट क्या है, थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। वो जो मैं कैशियर वाला एग्जांपल लिया था ना कि कोई एक जगह पे मतलब कि एक ही एम्प्लॉय से काम चल जा रहा था और किसी एक जगह पे जरूरत थी ज्यादा की, तो हम लोग इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं इससे। इससे हमारा सारा डिपार्टमेंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, ठीक है इससे। तो ये सारा बेनिफिट्स हो जाता है इंटरनली रिक्रूट करने का। और इसका फिर नुकसान भी होगा भाई, जिसका फायदा उसका नुकसान होगा ही। तो इसका क्या होगा, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई न्यू टैलेंट, कोई न्यू बाहर से कोई बंदा को उठा ही नहीं सकते। लाइक तुम्हारी कंपनी है, उसमें 1 लाख एम्प्लॉय है, तो उसी 1 लाख एम्प्लॉय में से तो किसी को उठा के लाओगे ना उस पोजीशन के लिए। बट ऐसे तो पूरा 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, तुम किसी को भी उस बेस्ट ऑफ बेस्ट को तुम उठा के ला सकते हो अंदर। तो ये जो वाला चीज खत्म हो जाता है, ठीक। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, और उस बंदे के पास जितना भी मतलब कि टैलेंट रहेगा उसका एक लिमिटेड रहेगा ना, और हमारे पास चॉइस भी लिमिटेड रहेगी कि इसी 1 लाख में से हमें चूज करना है, तो हमारे पास लिमिटेड चॉइस रहती है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नॉट सुटेबल क्या कि नॉट एप्लीकेबल और न्यू ऑर्गेनाइजेशन। जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो तुम कहां से, वहां पे तो पहले ही तुम्हारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ मे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। और अगर तुम जैसे कि इस डिपार्टमेंट से उठा के इधर ट्रांसफर कर दिए, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए, तो भाई उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी नहीं लो हो जाएगी कि कोई एक जगह पे काम करना अच्छे से मन लगा के सीखेगा, ये करेगा, फिर उसको उठा के इधर कर दिए, तो ये एक डिसएडवांटेजेस होता है। बट कंपनी सबका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती है, ठीक। नेक्स्ट क्या, समटाइम्स इट रेज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। क्या मतलब, लाइक तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसमें जेलसी होने लगती है कि उसका ही क्यों उसका ही क्यों प्रमोशन हो गया, मेरे में क्या कमी थी, हम क्या कम काम कर रहे थे। कोई मैनेजर से लड़ने चला गया कि भाई हम इतना साल से काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर दिया, वो कल का आया लौंडा को, ऐसे करके तुम्हारा एक जेलसी और ये सारा कॉन्फ्लिक्शन भी क्रिएट हो जाता है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक। बट कोई के बेनिफिट है, मेरिट है, तो डिमेरिट्स है ही। इसी के साथ जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और इसमें है ना मतलब कि समझ लो 10 चीज है, ठीक। वो इससे केस स्टडी बहुत मर्तबा बनी है, मतलब कि केस स्टडी का जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन तुम देखोगे ना इस वाले चैप्टर से, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ना अक्सर देखने को मिला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे के कॉन्सेप्ट क्लियर होना। लाइक तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला कि इसका क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो फटाफट केस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक, केस स्टडी को। तो फर्स्ट क्या आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। तो इतना सारा सोर्सेज होता है कि किसी एक्सटर्नली रिक्रूट करने का, ठीक। तो हम लोग सबको इन डिटेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो कोई भी दिक्कत ना रहे। तो फर्स्ट आ जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब हुआ, दिस मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। इसका क्या मतलब होता है कि कोई हमें एक बेसिक सा काम करवाना है, लेकिन उसके लिए हमें लोग की तो जरूरत पड़ेगी ना। कोई एक पैकिंग करवाना है, या फिर कोई एक चीज पे डब्बा बनवाना है, मिठाई का डब्बा बनवाना है, इस टाइप का कोई मतलब ये बेसिक सा काम है, बट उसके लिए हमें लोगों की जरूरत है। तो यहाँ भी हम लोग करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लाइक तुम्हारी कोई इंडस्ट्री है या फिर कंपनी है, तो बाहर में हम है ना ऐसा बोर्ड लगा देते हैं कि हमें इतने से इतने काम करवाना है, इतना मतलब कि वेजेस मिलेगा उससे, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है आके अप्लाई करें। तो ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ठीक। इसमें क्या, अनस्किल्ड जॉब पोजीशन, लाइक तुम्हें कोई एक प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट या फिर कोई एक बहुत ही अच्छा कोडर होने की जरूरत नहीं है, अनस्किल्ड नॉर्मल सा कोई भी कर सकता है। इस टाइप की जॉब पोजीशन के लिए हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। इन दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर फैक्ट्री के गेट पे नोटिस ऐसा हो जाता है, इंटरेस्टेड पीपल वॉक इन फॉर इंटरव्यू। और इंटरेस्ट पीपल अंदर आते हैं, देखते हैं का जॉब दे रहे का, अच्छा बोले हाँ जॉब चाहिए, तो उसका इंटरव्यू ले लिए और जॉब दे देते हैं, उस दिन का काम हो जाता है। ये हो जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर से ना केस स्टडी देखने को मिली है, इसलिए इस चीज को समझो। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, generally the large organization maintain an application file in which they keep all the pending applications in which job seekers leave with the receptions. This applications file considered as a waiting list. Whenever there is a job vacancy as suitable, candidates from its waiting lists are called. क्या मतलब हुआ इतना सारा लंबा चौड़े डिफिनेशन का, देखो ये मतलब ये हुआ, लाइक कोई एक कंपनी है, ठीक, XYZ कोई एक कंपनी है, उसने उसको 10 लोगों को हायर करना था, ठीक, 10 लोगों को हायर करना था, लेकिन 1000 का हमारे पास आ गया रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया ना, 1000 लोग अप्लाई कर दिए उस पे। तो अब जो 1000 अप्लाई कर दिए, तो हम लोग कोई जो 10 बेस्ट को तो हम लोग रिक्रूट कर लिए। अब हमें कभी जरूरत पड़ी कोई और एम्प्लॉय की, तो हमारे पास उतना सारा डेटा तो है ही ना, लाइक हम लोग 990 को तो सेलेक्ट नहीं किया, 990 का डेटा है, तो हम लोग अपने हिसाब से डेटा में देखेंगे कि अब इस जॉब के लिए कौन सा सुटेबल है। तो हमारे पास पहले ही से उनका डेटा आया हुआ है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर बंदे को जॉब करेंगे कि हाँ भाई साहब आप 6 महीना पहले हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किए थे, तो क्या आप इंटरेस्टेड है, तो उसे होगा। अगर वो
वो कहीं और जॉब करने लगा होगा या फिर उसे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो वो बोलेगा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और कोई अगर रहेगा तो बोलेगा हाँ इंटरेस्टेड है तो आओ इंटरव्यू दे दो, काम करो। तो कैजुअल कॉलर्स इसको बोलते हैं। जो एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन आता है और वो वेटिंग लिस्ट पे पड़ा रहता है और उससे कॉल करके बुलाया जाता है, तो कैजुअल कॉलर्स उन्हें बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, बहुत ही मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटिंग। मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड सोर्स हो जाता है एडवर्टाइजिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, लाइक न्यूज़पेपर में या फिर प्रोफेशनल जर्नल में, लाइक चार्टर अकाउंटेंट का हो गया या फिर एससीसी वाले का, जो इतने भी होते हैं इस टाइप के प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स वगैरह, उन सबका एक पर्टिकुलर उस टाइप का जर्नल आता है जो लोग उसी टाइप का चीज पढ़ते हैं, उन्हें उसी टाइप का नॉलेज मिलता है, ठीक। तो उस टाइप के जर्नल्स में एडवर्टाइजमेंट देना कि लाइक हमें इस टाइप के, हमें 3 चार्टर अकाउंटिंग की जरूरत है, तो वो जो उस टाइप का जर्नल ये पढ़ते हैं, जर्नल पे हम लोग अप्लाई कर एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराना, या फिर कहीं पे बिल बोर्ड लगा दिए कि इतने लोग को हमें हायरिंग करना है, इतना उसके ये रहेगा, तो वो जो इंटरेस्टेड पीपल कॉल ऑन दिस नंबर एंड दिस टाइप ऑफ ये कुछ भी रहता है, ठीक। तो ये क्या, फॉर द जॉब एंड अकाउंटेंट द एडवर्टाइजमेंट कैन बी गिवन ऑन द चार्टर अकाउंटेंट जर्नल एंड द अदर जॉब्स आर गिवन इन द लोकल न्यूज़पेपर। लाइक हमें कोई प्रोफेशनल जॉब के लिए चाहिए तो हम लोग उस प्रोफेशनल जर्नल में डालते हैं, और कोई अदर जॉब के लिए हमें चाहिए तो हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं और इंटरेस्टेड पीपल उस पे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये एक भी मेथड होता है। तो हम लोग कौन कौन मेथड सीख गए, सबसे पहले हम लोग सीखे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो फैक्ट्री के गेट पे लगा दिए, दूसरा हुआ कैजुअल कॉलर जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम रहा, और थर्ड क्या आता है एडवर्टाइजमेंट का, जो हम लोग न्यूज़पेपर या फिर जर्नल वगैरह पे हम लोग पब्लिश कर देते हैं एड। नेक्स्ट क्या आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। Employment exchange क्या है, the employment exchange is the office run by the government where is the details about the job seekers such as name, qualification, experience, etc. It is stored. When the organization approach employment exchange is suitable candidates are sent. ये देखो employment exchange है ना, ये एक समझ लो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है। लाइक जो भी लोग समझ लो कोई कॉलेज वगैरह में गए, तुम्हारा डिग्री वगैरह मिल गया, तुम जॉब के लिए अब मतलब कि एलिजिबल हो, ठीक। तो अब तुम्हारे जॉब मिल नहीं रही है, तो तुम ये गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर तुम जाके अपना डिटेल दिए कि हम इतना साल ये पढ़ाई की है, लाइक तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये काम कियो, इस टाइप की जॉब में हम इंटरेस्टेड है, इस टाइप की कोई भी जॉब रहेगी तो उसके लिए मुझे बता दिया जाए। तो अब इस टाइप की कंपनी कोई भी जॉब करती है कि इस तरह के एम्प्लॉय चाहिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट है ना, इसका ये करती है कि उससे वो वहां जॉब लगा देती है। लाइक तुम कभी कभी सुनते होंगे ना, ये पॉलिटिकल पार्टी आई और इतना सारा रोजगार ये की, इतना गवर्नमेंट ने ये काम किया, ऐसा अपोजिशन पार्टी या फिर कुछ भी हो गए तो एलिगेशन लगाते रहते हैं कि बेरोजगारी है, रोजगारी नहीं है, ये तो ये सारा गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक। गवर्नमेंट समझ लो ये गवर्नमेंट का नौकरी.com होता है काइंड ऑफ, उसमें गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है उस बंदे को जॉब पे रिक्रूट करा देने का, ठीक। ये भी एक तरीका होता है जॉब पाने का और जॉब देने का, ठीक। उसके बाद क्या होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में तो तुम एटलीस्ट सुनो ही होगा कि वो कैंपस, वो कॉलेज कैसे, अच्छा कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है, ये वाला सुनी होगा ना कैंपस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वो जगह हो जाती है जहां तुम्हें जॉब करने को मिलता है, काम करने को मिलता है, तो प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। तो क्या होती है जैसे कि टॉप, जैसे कि आईआईएम्स हो गए, आईआईटीज हो गए या फिर टॉप 20 स्कूल हो गए, वो वहां पे जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस रिक्रूट कर लेती है। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज आती है और कैंपस में देखती है कि अच्छा ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट में इतना पोटेंशियल है तो इसको जॉब दे देते हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट होता है। क्रिएटिंग अ क्लोज लियाजन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर लेती है कोई कंपनी। लाइक समझते हो ना कि कोई बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इसमें तुम देखते हो कि अच्छा यहाँ कंपनी कौन कौन कंपनी रिक्रूट करने के लिए आती है, अच्छा यहाँ बिग 4 आती है, ओरेकल आती है, और अडोबी आती है, बॉश आती है। तो ये कॉलेज, ये पर्टिकुलर कॉलेज बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी रिक्रूट करने के लिए आती है। तो स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज से सीधा रिक्रूट कर लेती है स्टूडेंट को, और यहाँ पे सीधा उन्हें जॉब मिल जाती है, तो बिना कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे को यहाँ से जॉब मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कोई भी इनिशियली काम स्टार्ट करने, तो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। वो ये क्या होता है कि लाइक कोई एक बीच के ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर लाइक दलाल हो गए, ठीक। तो वो इस टाइप का रहता है कि उनके पास है ना सारा ये रहता है कि कंपनी को किस टाइप की जॉब की पोजीशन के लिए लोग चाहिए, और जो लोग अप्लाई करते हैं वो एक बंदा या फिर कोई एक कंपनी बना लेती है इस टाइप की, और वो लोग को मिडिल मैन की तरह वो रहती है कि बिटवीन द जॉब और जॉब सीकर्स। लाइक कंपनी से कोई पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ये कर ली कि आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते रहो इतना, और आपकी कंपनी में कभी भी कोई जॉब की होगी ना तो हम तुरंत आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बंदा अप्लाई करके देंगे, आपको ढूंढ के देंगे, आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के मैनेजमेंट प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह भी रन करती है, ठीक। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, लाइक तुम्हारे
कंपनी में कोई एक चार्टर अकाउंटेंट है, लेकिन तुम्हारी कंपनी में ना वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया, तुम सोच रहे हो क्या कि एक और सीए को हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक और सीए रख लेते हैं। तो जब तुम्हारी कंपनी में एग्जिस्टिंग सीए जो है, तुम उससे उसका काम तुम्हें ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है कि वो काम अच्छे से कर लेता है, तुम उससे सलाह लेते हो कि भाई तुम्हारे पास है क्या कोई सीए वगैरह जो जॉब ये इस तरह के काम करने के लिए रहे। तो उसके नजर में होगा कि वो तो भाई सीए किया हुआ है, तो उसके नजर में तो सारा सीए का कनेक्शन उसके पास अच्छा सा होगा, तो वो बोलेगा हाँ हाँ मेरे नजर में है, मेरे कोई रिलेटिव है या फिर उसका कोई फ्रेंड्स होगा, तो वो उसे मतलब कि बोल देगा कि उसे रिकमेंड कर देगा कंपनी को ठीक ठाक लगेगा तो उसे रख लेंगी। तो ये क्या होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पे से पूछ लिया जाता है। मेनी फर्म्स रिक्रूट एम्प्लॉयज बाय द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। दिस आल्सो शो द ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयर ऑन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। और ये शो करती है कि वो जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करती है, तभी उससे सलाह लिया ना। एक तुमको एक अच्छे टीचर हो गए तो तुमसे पेरेंट्स सलाह लेंगे ना कि मेरे बच्चे को ये चीज पढ़ाना है, तो आपके नजर में है कोई टीचर जो मेरे बच्चे को पढ़ा सके। तो अगर तुम अच्छे नहीं रहते या फिर तुम्हारा इस तरह का नहीं रहता कॉन्टैक्ट, तो तुमसे कोई क्यों सलाह लेता। तो एक उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी लगता है कि यार मेरे को इज्जत दी जा रही है, मेरे से पूछ के मेरे वाले बंदा को हायर किया गया, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके क्या रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्या आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या हो जाती है, लाइक कोई इंडस्ट्रियल वेज वाली जो कंपनी होती है ना, जो इंडस्ट्री वाली, वो इस टाइप का काम करती है। क्या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप टच विद द लेबर इन विलेज। तो लाइक कोई एक आदमी होता है ना, जो ठेकेदार समझते हो ना, तो जिसके अंडर में गांव के सारे मजदूर वगैरह रहते हैं, उसके अंडर में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहता है मजदूर वगैरह से। तो उससे क्या होता है कि अगर इस टाइप का काम कराना, अनस्किल्ड वर्क कराना, लेकिन बल्क में हमें चाहिए लेबर चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है हम लोग को एक ठेकेदार पकड़ते हैं। तो क्या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स keep touch with the labor village and rural areas. Whenever there is a vacancy of labor in a factory, then contractor will supply labor to businessman। और ये ठेकेदार से सीधा बात कर लेते हो, ठेकेदार को बोल देते हो कि हाँ हमें 50 लेबर चाहिए, वो 50 लेबर तुम्हें दे देता है, और इसके बीच का जो भी कटिंग होता है वो रख लेता है। तो ये क्या होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इसके भी थ्रू कंपनी रिक्रूट करती है एम्प्लॉय को। नेक्स्ट क्या जाता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। अभी तो टीवी वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट में बहुत महंगा हो गया और टीवी उतना लोग देखते भी नहीं है, तो पहले टीवी पे भी बहुत ऐड आते थे और मे भी अभी भी आते होंगे। कंपनी टेलीकास्ट ऑन द जॉब रिक्रूटमेंट एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉय दे रिक्वायर ऑन टेलीविजन। तो टेलीविजन के थ्रू भी रिक्रूट कंपनी अपना चलाती थी एडवर्टाइजमेंट की, इस तरह के इंटरेस्टेड लोग अप्लाई करें जॉब के लिए। और नेक्स्ट क्या आता है जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है कैंपस प्लेसमेंट और इस सब के साथ साथ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या हो गया, इंटरनेट के थ्रू there are certain website especially designed for provide information regarding job, like तुम्हारी naukri.com हो गई या फिर monster.com हो गई या फिर गूगल वगैरह पे भी जॉब अवेलेबल रहती है। लिंक्डइन में भी बहुत सारे लोग लिंक्डइन अपने जॉब वगैरह के लिए फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज होती है जिसके थ्रू लोगों को जॉब मिलती है, तो ये सारा वेब पब्लिशिंग में आ जाता है। तो ये सारा वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी कंपनी रिक्रूट करती है एम्प्लॉय को, ठीक। और इसके अब ये सारा हमारा 10 तरह की चीज हो गया। तो इसका एक्सटर्नली रिक्रूट करने का, एक तो इंटरनली समझ लिया कि ट्रांसफर कर दिए और प्रमोशन कर दिए, लेकिन एक्सटर्नली रिक्रूट करने का मेरिट्स क्या है, उसका फायदा क्या है। तो उसका फायदा ये है, लाइक जो उसका डिसएडवांटेज रहेगा वो इसका एडवांटेज रहेगा, उसका किसका इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो डिसएडवांटेज रहेगा वो इसका एडवांटेज रहेगा, ठीक। लाइक इसका क्या, फ्रेश एंड न्यू टैलेंट्स कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैं वही बोल रहा था, उसमें जो होगा कि 1 लाख लोग की कंपनी है, तो 1 ही लाख लोगों में से कोई को अपने इंटरनली रिक्रूट कर सकते हो। बाहर से के लिए तो तुम्हारे पास 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेश एंड न्यू टैलेंट आएगा, उसके पास कोई न्यू तरीका की टैलेंट रहेगी, उसको तुम ऐड कर लोगे, कंपनी कहां से कहां पहुंची क्या पता। तो क्या देयर इज अ न्यू वाइडर चॉइस एक्सटर्नल सोर्सेज, और बहुत ही वाइडर चॉइस है, तुम इसको हटा के इसको सेलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास उसमें तो लिमिटेड चॉइस रहती है, इसमें बहुत सारी अनगिनत चॉइस है। नेक्स्ट क्या, बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नली जो रिक्रूट कर देता होगा, मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन को ट्रेन करना हुआ, ये सब हुआ, तो मैनेजमेंट ये सारी चीज का ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट तो तुम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए, लाइक 3 इडियट तो सभी ने देखी होगी, तो उसमें जो राजू रस्तोगी को जो कैंपस प्लेस होता है, या फिर हॉस्टल डेज एक प्राइम पे वेब सीरीज है, मैं तो देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी हॉस्टल डेज, उसमें भी एक कैंपस प्लेसमेंट वाला रहता है। तो कैंपस प्लेसमेंट जो कंपनी आती है कॉलेजेस में और उठा के बंदे को रिक्रूट कर लेती है अपनी कंपनी में, ठीक। हाँ, तो कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन गेट एम्प्लॉयज विद द लीस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। तो क्या मतलब हुआ, कैंपस से क्यों उठाती है कंपनी,
तो इसका क्या मतलब, वो कैंपस से कॉलेजेस से क्यों उठाती है कंपनी, लाइक कंपनी क्यों उठाती है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं वो रिसेंट में जो क्या चल रहा है आजकल के जमाने में वो उस तरह की पढ़ाई करके आए हैं, तो वो कंपनी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो इसीलिए वो कैंपस प्लेस करती है। व्हेन आउटसाइडर ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन देन डेवलप्स अ कंपेटिटिव स्किल्स अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, लाइक इसका तुम एक लेमैन एग्जांपल समझ लो, लाइक तुम एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक, तुम्हारे फ्लैट है, तुम एक फ्लैट में रहते हो, वो तुम्हारा कोई एक नेबर आ गया, तो नेबर आ गया तो तुम उसके सामने थोड़ा अच्छा बनते हो ना, कि अच्छे बनने की कोशिश करते हो या फिर अच्छे हो ही, या फिर तुम अपना साफ सफाई जो पहले बेकार तरीके से रखते थे, लाइक तुम्हारे बगल में कोई एक लड़की आ गई और तुम लोग हो 3-4 लौंडे, तो सब एकदम सूटेड वूटेड होकर के रहेंगे, पहले ऐसे शॉर्ट्स में घूमते रहते थे, लेकिन तो इससे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो तुम्हारी कंपनी में है वो भी अपना अच्छा तरीके से वर्क करेंगे यार, तुम बाहर वाले बंदे को देखेंगे, बाहर वाला थोड़ा सा शानागिरी करेगा कि भाई तुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, तुम भी करके दिखाओगे, अरे ये मुझे तो कब से आता, बचपन से सीख के आया, तो इस टाइप का होता है कि अपना एक कॉम्पिटिशन बिल्ड हो जाता है, ठीक, अच्छा वाला। तो एडवांटेजेस होते हैं ये सारे, इसी साथ फिर डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्या होंगे, द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन, जो मोरल होंगे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के वो गो डाउन हो जाएंगे, लाइक तुम कोई एक हायर पोजीशन की जॉब है और कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सोच रहा है कि भाई वो वाला पोजीशन तक मुझे मिलना किसी भी तरह से, और तुम बाहर से कोई बंदा को उठा के लिया और उस पर्टिकुलर प्रमोशन उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर बाहर के बंदे को उठा के लिया, तो उसका ये हो जाता है कि यार ये तो बाहर ही से उठा के लिया यार, हम इतना मेहनत कर रहे थे, तो ये एक्स्ट्रा का मोरल डाउन होता है। और बाहर से रिक्रूट करना कितना है, ये पहले इश्तेहार लगाओ, उसके बाद लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद से उसमें से कोई को छाटो, छाटने के बाद उसका मतलब कि इंटरव्यू वगैरह लो, ये लो, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन तुम्हें एक न्यू फ्रेश टैलेंट चाहिए तो इसके लिए करना पड़ेगा। It new employee may not adjust in the rule and regulation of the organization, which means more turnover. Like तुम्हारे को एक बाहर से कोई बंदा को उठा के लाए, वो उतना दिन से तुम्हारे कंपनी में आया और तुम्हारे कंपनी का वर्क कल्चर या फिर वो वहां पे सेट नहीं हो पाया, ठीक, वो कंपनी छोड़ के चला गया और ये इतना सारा बर्डन तुम्हें हो गया, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया ना, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लाइक तुम्हें अभी मतलब कि एक हफ्ता में जॉब चाहिए, एक हफ्ता में कोई बंदा चाहिए, लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस के लिए तुम्हें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो तुम्हें थोड़ा टाइम टेकन होता है ये वाला। एक्सपेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, तो मतलब कि ट्रेनिंग, लाइक कोई पर्टिकुलर बंदे को बाहर से लेके आएगा, लेकिन तुम्हारे कंपनी में किस तरह से वर्क होता है उस चीज के लिए उसे ट्रेन करना पड़ेगा, तो इसका भी खर्चा लगेगा। और ओरिएंटेशन, लाइक सबसे मिलाना जुलाना, ये सारा इस सब का भी तो एक्सपेंस, ओरिएंटेशन ये सब में भी ये होता था, तो डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं ये सारे। वहां पे क्या रहता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रहता है तो कोई ओरिएंटेशन वगैरह का दिक्कत नहीं है, वहां पे ट्रेनिंग भी बहुत ही चीप में हो जाती है, क्योंकि पहले से सारा रूल रेगुलेशन जानता है कैसे क्या काम होता है, इसीलिए इंटरनल सोर्स जरूरत होती है कंपनी को, इंटरनली रिक्रूट करती है। अब हर चीज इंटरनली थोड़ी मिल जाता है हर तरह के बंदे, तो बाहर से उठाने पड़ते हैं बंदे को, बस यही चीज हो जाता है। तो ये चीज हो गया तुम्हारा रिक्रूटमेंट का, इंटरनली सोर्स और एक्सटर्नली सोर्स। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, लाइक जो तुम्हारा रिक्रूटमेंट था ना, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, जो तुम्हारे स्टाफिंग में जो होता है ना सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें भी क्या होता है, 8 स्टेप्स होते हैं भाई, ये चैप्टर लंबा है थोड़ा सा, ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी मुझे पता है, इसके लिए तुम्हें तो ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि तुम्हें हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, एटलीस्ट याद ना हो, लेकिन तुम्हारे पास कभी कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो तुम रिकॉल करके उसका आंसर लिख सको, जब जानोगे नहीं तो कैसे लिखोगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी 8 स्टेप्स होते हैं, तो हम लोग सबको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, नेक्स्ट क्या हो जाता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स होता है, सिलेक्शन डिसीजंस, मेडिकल एग्जामिनेशंस, देन जॉब ऑफर मिलते हैं, उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इतना सारा कुछ होता है सिलेक्शन के प्रोसेस में, लाइक तुम्हें लगता है कि ऐसे नौकरी मिल जाती है फट से, इतना सारा चीज होके निकलता है तब जाके आदमी को जॉब मिलती है वहां पे। तो कोई भी कंपनी में कोई टॉप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं ना, तो भाई बहुत ही मेहनत करके वो यहाँ तक करके पहुंचे हैं उस लेवल। तो फर्स्ट क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज डन टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसका क्या मतलब हुआ, लाइक कंपनी ने ऑफर लगाया, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट किया उसमें लगाया कि 5+ ईयर एक्सपीरियंस, 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस बंदे चाहिए मुझे भी इस पर्टिकुलर जॉब में, लेकिन उसका तो भाई 2 ही साल का एक्सपीरियंस है और वो भी अप्लाई कर दिया, क्या पता हो जाए। तो ऐसे ऐसे बंदे को हटा देना भाई, फालतू फालतू बंदे लोग को तो हटाना भी पड़ेगा ना। लाइक जैसे कि तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी बहुत पॉपुलर एग्जाम है, हर कोई पता है। तो यूपीएससी के एग्जाम में लाइक उसमें भी 3 चीज होता है ना, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो ये होता है, तो प्रीलिम्स, तो यही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो प्रीलिम्स उन लोगों के लिए होता है लाइक जो फालतू का पढ़ाई किए नहीं है, कुछ मेहनत किए नहीं है और उन्हें भी आ जाना है एग्जाम आईएएस बनना है, तो भाई उन सब को पहले छाट के हटा दो। उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा लाइक मेंस जो होता है, तो मेंस तो यार प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फालतू फालतू कैंडिडेट्स को पहले ही छाट के हटा देना, ठीक। अबाउट द एम्प्लॉय क्वालिफिकेशंस, स्कूल एंड कॉलेज मटेरियल स्टेटस, यहाँ पे ये सारा कुछ होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में, ठीक। हम लोग ये सारा कुछ देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, सिलेक्शन टेस्ट।
तो सिलेक्शन टेस्ट क्या मतलब हुआ? टू फाइंड आउट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स ए रिटेन टेस्ट इज कंडक्टेड। तो हम लोग वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो कितना काबिल है उसके लिए हम लोग कुछ कुछ टेस्ट लेते हैं एम्प्लॉय का। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट जो एक प्रोसेस चलता है वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो तुम्हारा आईक्यू टेस्ट होता है ना, आईक्यू, तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। उनका क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड क्या मतलब हुआ? लाइक कंपनी इसलिए टेस्ट करती है कि कोई भी न्यू चीज इसको सिखाने में कितना टाइम लेगा ये, लाइक वो पर्टिकुलर वर्क करने में समझ लो 2 हफ्ता का टाइम लगेगा, वो उसे कोई भी न्यू आदमी को सिखाने में, कंपनी को ऐसा लगता है, ठीक। वो एम्प्लॉय का एप्टीट्यूड टेस्ट करती है कि अगर इस चीज को ये सिखाएंगे, अगर इसको तो 2 महीना नहीं लग जाएगा 2 हफ्ते के काम को सिखाने में, तो कंपनी का तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो वो सबको पहले ही टेस्ट ले लेती है कि किसका क्या लेवल का है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? पर्सनैलिटी टेस्ट करती है। पर्सनैलिटी ये नहीं कि तुम एकदम वेल सूटेड बूटेड हो, ये एक काइंड ऑफ हल्का सा वो मैटर करता है, बट इसमें मैंने कि उसका थिंकिंग कैसा है, उसका पॉजिटिव नेचर है कि नेगेटिव नेचर है, उससे कुछ कुछ ऐसा सवाल किए जाते हैं, लाइक आपके पास इतना पैसा हो जाएगा तो आप इसका क्या करिएगा। तो अगर सोशल समाज वाला बंदा लगेगा तो लगेगा हाँ ठीक काम करेगा, वो पैसा सिर्फ उड़ाएगा या फिर पब में जाएगा, बाहर में जाएगा, क्या वो जवाब देता है, उस तरह से समझ में आता है क्या। ट्रेड टेस्ट होता है, लाइक उस पर्टिकुलर बंदे को, लाइक अकाउंटिंग में हम उसको मतलब की जॉब देनी है और उससे अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसे आता ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। उसका इंटरेस्ट टेस्ट, लाइक उसके अकाउंटिंग में मैं डाल रहा हूँ, वो सारा कुछ ये कर लिया, बट उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में, तो वो कितना दिन काम करेगा, छोड़ के चला जाएगा, या फिर काम अच्छे मन से करेगा नहीं, मतलब ओवरऑल लॉस होगा। इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट टेस्ट, तो इस तरह का टेस्ट होता है। जब ये सारे टेस्ट में पास हो जाती है, ये सारे टेस्ट में पास कैसे होते हैं? इस कंपनी है ना, वो जो एचआर वाले डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसमें बंदे सब रहते हैं, वो अपना इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, तो उसका आंसर अगर ये दिया जाए, थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसका अगर आंसर ये देता है तो उसका ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो ओवरऑल वो परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि एम्प्लॉय कैसा है, क्या है। वो सिलेक्शन टेस्ट में होता है, इसे टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट एग्जाम समझ लेना। नेक्स्ट क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। जब सिलेक्शन टेस्ट पास हो जाता है, लाइक सबसे पहले तो समझ लो 10,000 एप्लीकेंट आए, जिसको हम लोग छाट छूट के कर दिए, उसके बाद 5,000 लोग का टेस्ट लिया गया, 5,000 में से 2,000 और रिजेक्ट हो गए, अब 3,000 बचे, तो अब 3,000 का ही इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ऐसे 10,000 का इंटरव्यू लेते रह जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या आ जाता है? कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट, मतलब कि जो टेस्ट पास करके आगे जो आगे बढ़े एम्प्लॉय, वो जो एम्प्लॉय नहीं, सॉरी, कैंडिडेट है ना अभी, उम्मीदवार, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड द इंटरव्यूज। वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और वहां पे जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लाइक जो पीनल जो होता है ना, लाइक 4-5 लोग होते हैं जेंटलमैन टाइप के, एकदम टॉप टॉप पोजीशन पे, और वो देखते हैं कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉय कैसा है, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको क्यों जॉब चाहिए, आप अपना मतलब कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। लाइक तुम ऐसा देखोगे ना यूट्यूब वगैरह पे, दृष्टि आईएएस करके ऐसा करके यूट्यूब चैनल है, जिसमें मतलब कि, या फिर सुपर ग्रेड्स का भी चैनल है, जिसमें इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, उसमें तुम देखते होगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अबाउट योर वीकनेसेस, टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ, तुम क्यों जॉब करना चाहते हो यहाँ पे, हमारी कंपनी क्यों सूट की है, तो अपना तुम्हें उसका आंसर देना पड़ता है। उसके आंसर के अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यूज अपना मार्क्स देखते हैं कि अच्छा हाँ, इसको ये चीज, अगर इसका आंसर इतना तक रहता है तो ये चलिए ओके है, तो वो एम्प्लॉय इंटरव्यू करते हैं, तो ये इंटरव्यू राउंड होता है। नेक्स्ट आ जाता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। क्या होता है? लाइक कैंडिडेट हैज टू गिव द टू रेफरेंस एंड आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरव्यू, लाइक इंटरव्यू जो क्वालिफाई कर जाते हैं ना, लाइक इंटरव्यू जो पूछे उसका अच्छे से जवाब दे दिए, तो इंटरव्यू जब हमारा क्वालिफाई हो गया, तो अब क्या होता है कि कैंडिडेट को है ना 2 अपने जानने वाले आदमी को बताना होता है, जो एकदम उनके लेवल में जो सबसे बेहतरीन आदमी रहते हैं, लाइक उनके फैमिली में, या फिर उनके फ्रेंड्स में, या फिर उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में कोई ऐसे कनेक्शन रहते हैं जो मतलब कि जो एक पॉपुलर रिनाउंड पर्सन है, लाइक उनका इज्जत, उनका गुडविल बहुत अच्छा है, लाइक उनका नाम अगर ले लेंगे तो यार फटाक से जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम बोल दोगे कि अरे यार मेरे को भाई इल्लू और पीछू, इल्लू पीछू, अरे इलॉन मस्क अपना और सुंदर पिचाई, सबको जानते हैं हम, बोले कैसे जानते हैं? अरे टीवी पे देखा था, लठ मार के भगाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कोई जान पहचान का आदमी, उसका तुम्हारा कंपनी काउंटर चेक भी कर सकती है, लाइक तुम बहुत बड़े आदमी का नाम लीजिए, तो उसका तो कंपनी देखती है कि यार ये सही बोल रहा है कि नहीं बोलता, और अगर कहीं झूठ पकड़ा गया यार, तुम्हें रफा दफा कर दी कि कोई ये नहीं, झूठ वूठ तो बोलना ही नहीं है, और अपने जान पहचान के है कोई तो बता देना कि भाई ये है, ये कंपनी देखेगी हाँ अच्छा इस पोजीशन में वर्क करते हैं, लाइक कंपनी देखती है ना कि तुम्हारे जानने वाले में से, लाइक तुम्हारे जानने वाले में से कोई आईएम ग्रेजुएट है कि नहीं, कोई स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड ऐसा वाले कनेक्शन है कि नहीं, ऐसा देखना चाहती है कि तुम्हारा ऐसा किस तरह का बिलोंगिंगनेस है, तुम्हारा इस तरह का बैकग्राउंड तुम्हारा हो, तुम्हारा भी इसी टाइप का बैकग्राउंड होगा, लाइक तुम्हारे बारे में और जानने के लिए इस तरह का सवाल किया जाता है, इस तरह का पूछा जाता है, ठीक। तुम्हारा पर्सनल कैरेक्टर, तुम अपना जाके बोलोगे, तुम 2 जानने वाले आदमी का नाम बताओगे, तुम बोलोगे अरे मुन्ना चेन वाला और बबलू रुई वाला, ऐसा जो दोनों जेल के टॉप कैदी है, उनका नाम तुम ले दोगे, तो ऐसा करके नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा देखना जाएगा कि तुम्हारा किस टाइप के लोगों को तुम जानते हो, किस टाइप का ये है, तो इस टाइप का ठीक होता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग किसका,
सिलेक्शन डिसीजन। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, जो सारा टेस्ट वगैरह पास कर जाते हैं और इंटरव्यू भी जो दे देते हैं, तो उसका रेफरेंस चेक किया जाता है, आर इंक्लूड इन सिलेक्शन टेस्ट। और उनका जो रेफरेंस जो दिए हैं, उनका रेफरेंस को चेक किया जाता है कि रेफरेंस जो दिए हैं वो सही दिया है कि नहीं। तो अगर उनका रेफरेंस बहुत ही अच्छा एकदम टॉप लेवल के कोई आदमी को दे दिया, लाइक कोई बहुत ही पॉपुलर रिनाउंड आदमी का, और अगर उनका बैकग्राउंड मिल गया, अगर वो मिल गया, तो बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाता है उनको। लेकिन अगर नहीं मिला या फिर कुछ, या फिर उतना रिनाउंड नहीं है, तो कंपनी फैसला करती है कि भाई ओवरऑल तो बंदा मुझे सही लगा। इंटरव्यू पैनल वाले बोलते हैं आपका क्या कहना है, इंटरव्यू वाले बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छे सा कॉन्फिडेंट था बंदा, बोल्डली बोल रहा था, ये सब है, तो हाँ चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में। देखो इसका प्रोसेस कैसे कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। जब वहां पर से फालतू फालतू प्रीलिम्स, समझ रहे हो ना, प्रीलिम्स हुआ जो आईएएस वाला यू वाला, हाँ, तो उसमें फालतू लोग हट गए। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हमारा आईक्यू टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ये सारी चीज होता है। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब पास करके उसके बाद बताया जाता है कि तुम्हारे पास कोई अपने दो बैकग्राउंड बताओ, दो आदमी का नाम लो, ऐसा करके उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। उसके बाद क्या सिलेक्शन डिसीजन होता है। जब डिसीजन सिलेक्शन का आ जाता है, तो तब उसके बाद क्या होता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। एक मेडिकल एग्जामिनेशन क्या, लाइक कोई भी, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द कंपनी है, मैं बताया था ना स्टाफ, तो कोई भी एम्प्लॉय को हायर करिए कंपनी, तो लाइक उस पर को तो बहुत सोच समझ के उसके ऊपर खर्चा कर रही है ना कंपनी। कोई भी चीज 1 रुपया खर्चा करती है तो 10 रुपया निकलवा लेती है, इतना सोच के कंपनी कोई एम्प्लॉय को सैलरी देती है, समझ रहे हो। तो वो क्या मेडिकल एग्जाम करती है। लाइक ऐसा तो नहीं कि कोई से इंजीरियस बीमारी है, या फिर कोई ऐसा नहीं कि इसको हम इतना ऊपर खर्च कर रहे हैं और ये बीमार उमार पड़ गया और छुट्टी लिए जा रहा है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है कि मेडिकल अगर शो कर दोगे तो तुम्हें छुट्टी देना पड़ेगा, इस टाइप का। तो वो मेडिकल एग्जाम कर लेती है, और उसमें क्या होता है कि कंपनी को बेनिफिट होता है, लाइक इंश्योरेंस वगैरह जो कंपनी देती है, तो उसका भी प्रीमियम बनाने में आसानी होता है कि अगर इसको कोई हेवी बीमारी वगैरह होगी तो इसका इंश्योरेंस में ही अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, तो उसी हिसाब से सैलरी डिसाइड करेंगे। और जब ये तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन पास हो जाते हो, तो अब उसके बाद तुम्हारा फाइनली जॉब ऑफर आता है, कांग्रेचुलेशंस यू आर हायर्ड, एंड ऐसा करके जो भी मेल आता है। तो कैंडिडेट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन अपॉइंटमेंट लेटर। और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, वो मेडिकल टेस्ट ले ना ले, डिपेंड करता है तुम किस लेवल पे जॉब कर रहे हो, किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। हाँ, इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब, लाइक जॉब में तुम्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सबका टर्म्स कंडीशन तुम्हें एक लंबा चौड़ा मिल जाता है। उसी में तुम्हारा सैलरीज वगैरह भी रहता है, सब कुछ मेंशन रहता है। कैंडिडेट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, लाइक कोई कंपनी में तुम ज्वाइन किया, और ऐसा नहीं कि 1 महीना काम किया उसके बाद बल्ले बल्ले चलो छोड़ दिए कंपनी, तो ऐसा तो भाई कंपनी का लॉस हो जाएगा, इतना सारा खर्चा करके तुमको लाइए। तो भाई उसकी कंपनी ना क्या बना देती है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि 5 साल तक तुम बन गए, तुम टाई हो गए, कि तुम कंपनी ये वाली छोड़ नहीं सकते, ना तुम्हें कोई निकाल सकता है ना तुम छोड़ सकते हैं। ऐसे करके कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। अगर इससे पहले तुम छोड़ते हो तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, पैसे फाइन देने पड़ेगे। तो इस तरह का होता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कंपनी, और इसी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा हो जाता है कि तुम्हें कितना सैलरी मिलेगा, तुम्हें कितना साथ में कितना अलाउंसेस मिलेगा, लाइक तुम्हें जॉब की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल रही है, तुम्हें कार वार मिल रही है, क्या मिल रही है, टर्म्स ऑफ द जॉब, लीव रूल्स, लाइक तुम्हें 1 साल में 20 छुट्टी मिल रही है, या फिर कितनी छुट्टी मिल रही है, कितनी पेड लीव है, कितनी कैजुअल लीव है, ये सारा कुछ इसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, ठीक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया फाइनली। इसमें भी देखो कितना सारा कुछ था, ये कंप्लीट हो गया। और एक और एलिमेंट्स है स्टाफिंग के, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, इसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी पढ़ना पड़ेगा ना। तुम याद रखिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलो हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से देखते हैं क्या है। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज होता है। ट्रेनिंग क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो काम करवाना है उसके लिए वो बंदा कैसे काम करेगा, उसके लिए ट्रेन करना होता है, ठीक। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉय का, लाइक उसके हमेशा हमेशा काम आएगा, ऐसा वाला चीज होता है, ठीक। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द बेसिक स्किल्स द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय सो दैट दे कैन इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब्स। वो मतलब कि अपने काम को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, इसके लिए हमें ट्रेन करना पड़ता है इसको, ठीक। इट इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग इन हिज हर जॉब। उस पर्टिकुलर बंदे को कैसे काम करना है उसके लिए उसे ट्रेन करना होता है, ठीक। बस यही मोटा मतलब होता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ। लाइक तुम्हारा होता है ना कि बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ होना जरूरी है, लाइक उसे खेल कूद में भी होना चाहिए, उसे स्पोर्ट्स इसमें भी होना चाहिए, उसे डांसिंग में भी, उसे कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, लिसनिंग स्किल्स में भी, लाइक बहुत सारी स्किल्स में अच्छा हर चीज में होना चाहिए। तो ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए उस स्टूडेंट्स का। तो इसी टाइप से होता है कि वो एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान देता है कि ऑफ द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कॉन्सेप्ट। लाइक कोई एक कंपनी है, वो अकाउंट का कोई काम करवाती है, तो उसमें बस उसे समझ लो एक टैली सॉफ्टवेयर चाहिए, बट कंपनी कोई और काम करवाती है उससे, लाइक छोटा सा कोई और काम कराती है, और साथ ही साथ उसको बोलती है कि एक्सेल
तुम एक्सेल का नॉलेज अच्छी तरीके से रखो, तो एक्सेल का नॉलेज ऐसा है ना कि एवरीवेयर हर एक कंपनी में काम आ जाएगा, तो कंपनी उसका ओवरऑल ग्रोथ भी करती है, लाइक उसका डेवलपमेंट करती है। तो ऑफ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज मच वाइडर कंसेप्ट एज कंपेयर्ड ऑफ टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग जो है पार्ट है डेवलपमेंट का, लाइक समझ लो डेवलपमेंट इतना बड़ा है तो ट्रेनिंग छोटा सा पार्ट है उसका। ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, लाइक कंपनी को आज ये चीज करवाना है तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है वो उतना चीज सिखा देगी, लेकिन डेवलपमेंट होता है जो हमेशा हमेशा काम आएगा, ये चीज तो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक। बट डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा एक फ्यूचर रिक्वायरमेंट, लाइक तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो तुम कभी आज ये कंपनी में जॉब नहीं, कभी कोई और कंपनी में भी जॉब करना चाहोगे तो वहां पे भी तुम्हारा अच्छा ग्रोथ होगा, लाइक तुम्हारा स्किल्स इंप्रूव हो रहा है। इसीलिए अब हम लोग आते हैं नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिट्स। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं। क्या रिड्यूस लर्निंग टाइम, क्या होता है, लाइक अगर तुम किसी एक बंदे को ट्रेन कर दोगे ना कोई चीज, तो उसे कोई भी चीज न्यूज कोई भी चीज सिखाने में ना बहुत ही इजीली हो जाएगा, वो हर चीज को इजीली लर्न कर पाएगा। क्या training and development reduce learning time as trained employee always take less time in learning the job as compared to the untrained employee। like तुमको एक एम्प्लॉय को ट्रेन कर दियो पहले से, उसके बाद कोई भी नया चीज आया तो उस पर्टिकुलर जिसको पहले से ट्रेन किया हुआ उसको बताना आसान हो गया। लाइक मुझे अभी वीडियो एडिटिंग का समझ लो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर अभी कोई भी कंपनी कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी एक नया चेंजेस आता है तो मुझे वो पर्टिकुलर चीज को समझना बहुत ही आसान होगा क्योंकि मेरा पहले से एक्सपीरियंस है। बट कोई एक बंदा जिसको जरा सा भी नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं पता, तो उसके लिए हर एक चीज समझना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो वही हो जाता है रिड्यूस लर्निंग टाइम, लाइक कोई एक बंदे को ट्रेन कर दोगे तो उसके बाद उससे कोई भी चीज सिखाना और आसान हो जाएगा, ठीक। एटीट्यूड फॉर्मेशन, that training helps that develops to positive attitude to employee, like वो एटीट्यूड फॉर्मेशन, लाइक कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का टारगेट है डेली एक एम्प्लॉय से 10 यूनिट काम करवाना, लेकिन तुम्हारा एक एम्प्लॉय वो स्टार्टिंग में देखता है कि भाई एक यूनिट भी करना कितना मुश्किल है, लेकिन उसको इस तरह से ट्रेन करते हो तुम, उस तरह का उसका एटीट्यूड बनाते हो कि उसे अब 10 करना एकदम बाएं हाथ का खेल हो गया उसका। तो ऐसा क्या होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है उसका। उसका क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस, अगर तुम उसे ट्रेन कर दोगे उसका ओवरऑल ग्रोथ करोगे तो उस एम्प्लॉय का भी बेटर परफॉर्मेंस होगा, एज वेल एज हमारी कंपनी का भी अच्छा परफॉर्म होगा। कि द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड एम्प्लॉयज इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्रूव देयर क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बल्ले बल्ले है ही। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, लाइक कोई एक वर्क को ऑपरेट करने में जो भी प्रॉब्लम होता है ना उसको सॉल्व करने में इंप्रूव होता है। क्या training and development helps to remove operational problem like absenteeism, wastages of resources, lack of teamwork, dissatisfactions of employees etc। तो इस सब में भी हेल्प होता है। reduce labor turnover, like क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू स्टे इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर तुम एक एम्प्लॉय को ट्रेन करते रहोगे टाइम टू टाइम, उसे टाइम टू टाइम उसको ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहेगा, तो एम्प्लॉय छोड़ के तुम्हारी कंपनी क्यों जाएगा, जब उसे सब कुछ यहाँ पे मिल ही रहा है, उसे तुम वक्त के साथ साथ ट्रेन कर रहे हो, उस एम्प्लॉय का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे रहे हो, तो वो एम्प्लॉय भी छोड़ के नहीं जाएगा, तो ओवरऑल तुम्हारी कंपनी के लिए भी बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मैनेजिंग मैन पावर नीड। इसका क्या मतलब होता है, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव मशीनरीज बट ऑपरेटिंग स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। लाइक कोई एक कंपनी है, उसके पास मशीन तो है बहुत अच्छा सा, वो जर्मनी से उठा के ले आया मशीन, उसके पास है, बट उसके पास वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए बंदा ही नहीं है, तो उस बंदे को उस मशीन का गाइडलाइन जो भी होगा उसके लिए उसको ट्रेन कर दिया कि इस मशीन को ऐसे ऐसे करके रन करना, वो बंदे को वो सिखा दिया, तो उसके लिए क्या होता है कि अब वो मशीन वो उसके लिए एक स्पेसिफिक बंदा हो गया ना कि वो मशीन रन कर लेगा। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड पीपल एंड ट्रेन देम विद द रिक्वायर्ड स्किल, उसके रिक्वायर्ड स्किल के थ्रू ट्रेन कर दी जाती है, ठीक। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, क्या होगा, with the help of training any changes in the environment can easily adopted। तो अगर तुम उसे ट्रेन करते रहोगे उससे सब कुछ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहेगा, तो एम्प्लॉय तो बक्का का बक्का नहीं रहेगा, उसका ओवरऑल ग्रोथ होता रहेगा। तो अब क्या होगा, कोई भी एक चेंजेस आ जाएगा तो एम्प्लॉय भी तो स्मार्ट है, वो अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा, और तुम भी तो स्मार्ट हो, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी रन हो रही है, तो ओवरऑल मतलब कि डायनेमिक नेचर में तुम इजिली सर्वाइव कर सकते हो, ठीक। तो ओवरऑल ये सारे बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो इतना तो देख लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये सारा जो चीज होता है ये तो कंपनी के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज का क्या बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयज का बेनिफिट होता है, ऐसे तो मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, बट अब समझो एम्प्लॉयज का क्या बेनिफिट होता है। इट इंप्रूव्स द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय व्हिच ब्रिंग्स बेटर करियर ऑप्शंस फॉर देम। लाइक एम्प्लॉय को, लाइक तुम्हें कोई एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर नहीं आता था, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें ट्रेन किया और उसका तुम एक्सपर्ट बन गए, तो अब तुम्हारे जो पोर्टफोलियो होता है उसमें तुम्हारे एक और स्किल्स ऐड हो गया ना, तो ओवरऑल तुम्हारे न्यू जॉब फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगा, तुम्हारे पास स्किल्स है।
नेक्स्ट क्या हो जाता है, ए ट्रेंड एम्प्लॉय कैन ऑल्सो अर्न मोर। अगर उसके पास वो ट्रेंड है, उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है उसको, तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा, जाहिर सी बात है। इट इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। और जब उसको, जब तुम ट्रेन किए हो, उसका ओवरऑल ग्रोथ की हो एम्प्लॉय का, तो उसका भी जो एम्प्लॉय का मोरल है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है, वो भी तो अच्छे से फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, जॉब सिक्योरिटी मिला रहेगा। जब एम्प्लॉय टाइम टू टाइम उसे ट्रेन कर रहे हो, एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है, तो एम्प्लॉय ऐसा नहीं ना कि वो जो 10 साल पहले सीखा हुआ था बस उतना ही से आता है, उसको वक्त के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से वो और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख लिया, तो उसे तुम जॉब से क्यों निकालोगे? तो एम्प्लॉय का भी जॉब सिक्योरिटी बना रहता है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं कि कल होके कोई निकाल देगा कंपनी में और रोड पे मैं आ जाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, उस चीज का मतलब टेंशन नहीं रहता उसे, ठीक। नेक्स्ट क्या रहता है, चांसेस ऑफ प्रमोशन। और जब वो अच्छे से ट्रेन होता रहता है, डेवलपमेंट ओवरऑल होता रहता है, तो चांसेस होता है कि वो प्रमोट भी हो जाए, उसके पास अथॉरिटी भी ज्यादा आ जाए, उसके पास अब ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा भी मिलने लगेगा। तो ये सारा कुछ होता है एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल रहता है, ठीक। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो जैसे को क्या कि काम करते करते सीख लेगा, तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लाइक हियर एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स, they learned by doing this method is suitable only for technical jobs. This method's training is avoid when the organization deals with heavy and expensive machinery. लाइक क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लाइक तुमको एक बंदे को सिखा रहे हो काम, लाइक तुम कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कोई एक इलेक्ट्रिशियन को काम सिखाना है, तो कोई एक नया बंदा है, देख बोलेगा भाई ये देख रहा है, ये काला वाला तार देख रहा है, हाँ इस काले वाले को काले से जोड़ देना, लाल वाले को लाल से जोड़ देना, हाँ अब चलो ये वाला तार जोड़ के दिखाओ, तो वो जोड़ के दिखा दिया। इस तरह का क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, उससे काम के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक। और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, पहले उसका सारा काम रोक के पहले उसे ट्रेन किया जाता है कि देख ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो अब जैसे कि लाइक ये यहाँ पे क्या था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेवी एक्सपेंसिव मशीनरी पे नहीं किया जा सकता। लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग तुम हवाई जहाज लाइक एरोप्लेन आता है, मतलब कि 2-2.5 हज़ार करोड़ का एक एक एरोप्लेन आएगा। अगर एमिरेट्स वगैरह का एरोप्लेन देख लिया जाए तो 5-5 हजार करोड़ का एक एक एरोप्लेन आएगा। उतना बड़ा एरोप्लेन, उतने सारे लोग की जान, मतलब जान छोड़ो, जान हटा दो, उतना बड़ा प्लेन है, उतना एक्सपेंसिव प्लेन, और एक नौसिखिया आदमी को बोले जाओ ट्रेन होके आओ, 2-3 बार ठोकर मारोगे ना तो सीख ही जाओगे। भाई ऐसा नहीं, ये चीज तुम साइकिल के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो लेकिन एरोप्लेन के लिए नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। लाइक उसे कोई एक डमी इस चीज पे बैठा के उसको बताया जाएगा कि हाँ अब करके दिखाओ। लाइक वो उड़ने वाला प्लेन नहीं रहेगा लेकिन सारा कुछ सेटअप वैसे ही रहेगा कि वो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उसके बगल में देखता रहेगा, लोग उसको देखता रहेगा कि कैसे क्या करेगा। इस तरह से होता है। It means the training of employees by taking them away from their working position, मतलब कि वर्किंग, वो काम के जगह से हटा के उसका प्रॉपर क्लास चलता है। लाइक working position, which means employees are given break from the job and sent training this suitable for the managerial job position. इसको क्या होता है, मैनेजरियल जॉब, लाइक इतने सारे लोग को मैनेज करना है या फिर कोई पर्टिकुलर मशीन को मैनेज, कोई भी चीज को मैनेज वगैरह करने के लिए ना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय वगैरह है काम नहीं कर रहा है तो ऐसे ही काम नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं, मैनेजर बना रहे, ये करते करते सीख लेगा कि कैसे एम्प्लॉय से काम करवाना है। ऐसा नहीं भाई, लॉस होता जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो इसी का यहाँ पे डिफरेंसेस देख लो, इसको पॉज करके रेड कर लेना। ऐसे देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, इट प्रोवाइडेड एट वर्क प्लेस, लाइक प्लम्बर को ले गए, प्लम्बर वाली जगह पे प्लम्बरिंग कैसे करना है उसका टाइप का हो गया। इट प्रोवाइड बाय सुपीरियर्स टू द सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर होते हैं, एक उस्ताद होते हैं, उसको दिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है। इट लेस कॉस्टली होता है, कॉस्टली नहीं होता है कि भाई देख के सीख, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जोड़ना है, हाँ हो जाता है। इट लेस टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें भी टाइम भी कम लगता है और साथ साथ वो भी होता है। और क्या होता है, इट डिस्टर्ब वर्क शेड्यूल, और यहाँ पे क्या आ जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, इट इज प्रोवाइड आउट ऑफ वर्क प्लेसेस, इसमें ये क्या होता है, वर्क प्लेसेस के बाहर होता है। इट प्रोवाइड बाय एक्सपर्ट्स विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कॉस्टली मेथड ऑफ ट्रेनिंग, लाइक ये कॉस्टली भी होता है, लाइक कोई एक एक्सपर्ट होते हैं, इसको सिखाते हैं, और साथ ही साथ वो जो उतना दिन काम नहीं कर रहा है तो उसका भी लॉस हो रहा है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक। तो ये चीज डिफरेंस होता है। और इसका देखो, अगर कॉमन एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, तो क्या होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, लाइक जैसे कि मैं बोला ना, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या फिर राजमिस्त्री, इस टाइप का जितना भी काम होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। इन दिस प्रोग्राम ए मास्टर वर्कर, लाइक एक उस्ताद जो हो गया, अपॉइंटेड हु गाइड द लीडर मास्टर्स perform the job and learn, observe him performing. When the learner learns all the skills, then the learner perform the job and masters observe him and performing is suitable for plumber, electrician, iron and steel workers, तुम्हारे कोई एसी वर्कर्स हो गए, लाइक जो कारपेंटर हो गए, इस टाइप के जितने भी होते हैं उनका क्या अप्रेंटिसशिप होता है। लाइक वो देखते देखते करते करते सीख जाते हैं, वो ऐसा वाला होता है, ठीक।
कोई एक स्किल वाले रहते हैं, उसके अंदर एक कोई चेला रहता है, वो चेला धीरे धीरे सीख गया, अब वही चेला गुरु बन जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक, उसके बाद एक और क्या होता है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप नाम बहुत सुना होगा, लेकिन इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप ये होता है लाइक जो भी कोई एक प्रोफेशनल वर्कर होते हैं, लाइक चार्टर अकाउंटेंट वगैरह हो गए, या फिर तुम कोई भी कोर्स किया हो, लाइक बीबीए, बीएमएस, बीसीए, बीएससी, कुछ भी कोर्स किया हो, तो उस टाइप का कोर्स किया हो, तो उसके लिए तुम्हारा क्या होता है कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन वगैरह है ना, टाई अप बनाई रहती है कंपनीज के साथ कि वो इंटर्नशिप करवाती है। लाइक उस इंटर्नशिप में ना कंपनी तुमसे काम करवाती है, बट तुम्हें पैसा है ना एकदम बहुत ही कम देती है, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। और तुम्हारा लाइक तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हें तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है कि काम कैसे किया जाता है, इसके लिए तुम्हें इंटर्नशिप होता है कि इंटर्नशिप करते हुए तुम सीखते हो कि काम कैसे होता है, और इस चीज को इंटर्नशिप बोलते हैं। और इसमें तुम्हारी सैलरी कम होती है, बहुत ही कम होती है, स्टाइपेंड तुम लाखों का काम करते हो और तुम्हें चंद कुछ हजार सैलरी मिलती है। लाइक सीए वगैरह जो होते हैं, लाइक उसका जो ये होता है इंटर्नशिप होता है 24 मंथ्स की, तो सीए इंटरमीडिएट निकालने के बाद तो उनके क्या होते हैं, कोई सीए के अंदर में तो सारे लोग काम करते हैं, वो सारे इंटरमीडिएट पास वाले रहते हैं, और फाइनल निकलने के बाद तुम होते हो अब उस मुकाम पे हो जाते हैं कि तुम कोई और काम करवा सकते हो, कोई से इस मुकाम पे होते हो, तो इंटर्नशिप होता है। और एक और क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय। एक तुम समझ लो, तुम एक कंपनी में कोई काम कर रहे हो, ठीक, और कंपनी में काम करते हो, तुम जॉब बॉस को बोले कि भाई अब है ना हम छोड़ रहे हैं कंपनी, तो तुम्हारा बॉस बोलेगा अरे अरे रुको, अभी 1 महीना रुको, एक और तुम्हारे जगह पे हम एक नया एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, और उस एम्प्लॉय को तुम ट्रेन करो कि कैसे क्या काम होता है, उसे अपना सारा काम सिखा दो कि कैसे क्या होता है, कि तुम्हारी जगह कोई खाली ना रहे। तो इस तरह का होता है क्या कि इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, लाइक कोई एक न्यू एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन हुआ, ओरिएंटेशन हो गया, और साथ ही साथ तुम उसे ट्रेन कर दिए, ठीक, और तुम चलेगा फिर उससे। तो ये होता है, और ये होता है, ये सारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, लाइक काम के साथ साथ ट्रेनिंग होता है। और एक ऑफ द जॉब, लाइक जो मैं एयरपोर्ट पायलट वाला बताया था, ये इसका क्या होता है, वेस्टिबल स्कूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेस्टिबल स्कूल केस स्टडी में देखने को मिला है ये सारा क्वेश्चन। वेस्टिबल स्कूल इट मींस द डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी आर हेवी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। लाइक तुम्हें वो जो फाइटर टैंक वगैरह होता है ना, या फिर फाइटर जेट हो गया, या फिर एरोप्लेन हो गए, इस टाइप की जितनी भी हेवी एक्सपेंसिव मशीनरी हो गए, इस सब का डमी क्रिएट किया जाता है और उसके ऊपर ट्रेन किया जाता है। लाइक देखते होगे ना, जैसे कि पायलट भी बनते हैं, तो पायलट बन गए, उसके बाद कोई एक सीनियर पायलट रहते हैं, और उसके बाद फिर को पायलट रहते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे वो जाके जो को है वो धीरे धीरे आप सीनियर बन जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये सारे हेवी एक्सपेंसिव मशीनरी में ऐसा होता है। Then on the job of training method is generally avoided and dummy model of machinery is prepared and employees are getting trained from that dummy model. When the employees are trained, then they can how work in original machinery. Then वो शिफ्ट होते हैं कि सही असली मशीन कैसे काम करता है उस पे। तो ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक लख्त बोलते बोलते ये चैप्टर की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन गई है, तो अब इसी के साथ ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर को तुम सही से सुने समझे हो कि नहीं, इसके लिए तुम कुछ 5 एमसीक्यूज का आंसर दे दो, और इसके बाद भी अगर तुम्हें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से होता क्या है, तुम्हारा सारा छोटा मोटा जितना कॉन्सेप्ट रहता है वो सारा याद होता रह जाता है, रिकॉल होता जाता है। साथ ही साथ तुम्हारे बोर्ड्स हो गए या फिर सीयूटी एग्जाम्स हो गए, उसमें तो बहुत ही ज्यादा काम आता है। और एमसीक्यू का अगर तुम आंसर देते हो ना, तो तुम्हें ये लॉन्ग आंसर को फ्रेम करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि एमसीक्यू तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलो फर्स्ट एमसीक्यू में देवी और सज्जनों, पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर द ब्लैंक मेथड ऑफ ट्रेनिंग, किस मेथड ऑफ ट्रेनिंग में ए ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर्स वर्कर। किसमें होता है कि एक उस्ताद रहते हैं और मतलब कि एक गुरु रहते हैं और चेला को सिखाते हैं, ये किसमें होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग में, वेस्टिबल ट्रेनिंग में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, या फिर इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग में। तो भाई जो लेबर, लाइक जो तुम्हारा प्लम्बर वाला काम हुआ, इलेक्ट्रीशियन वाला हुआ, ये सारे में होता है ये सारा चीज। ये क्या होता है, अप्रेंटिसशिप। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक आर यूज्ड हाउ द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। क्या मतलब हुआ, ब्लैंक आर यूज जो कंपनी में सिलेक्शन प्रोसेस में जो टेस्ट लेती है ना, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारा टेस्ट, हाँ उसका बात हो रहा है। आर यूज टू नो दैट द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन। ये किसमें लेती है कि भाई इस बंदे को इस चीज में इंटरेस्ट है भी कि नहीं, कौन सा टेस्ट लेती है, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर इंटरेस्ट टेस्ट। तो भाई इसका इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट रेफर्स टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट। हॉरिजेंटल याद आया, कुछ तो हो रहा है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट, कंपनी अंदर से रिक्रूट करती है,
उसमें हॉरिजेंटल कुछ होता है ना, अंदर से रिक्रूट करती है, दो उसके पास ऑप्शन रहता है, एक तो ट्रांसफर रहता है और एक रहता है प्रमोशन। तो अंदर से रिक्रूट करने में हॉरिजेंटल किसमें होता है, सेम ही लेवल का, इस लेवल का कैशियर उस वहां पे भी जाके कैशियर है, यहाँ पे क्लर्क है तो वहां पे भी क्लर्क ही है, किसमें होता है, ट्रांसफर में होता है। और प्रमोशन में तो एक लेवल ऊपर हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Blank is the process of introducing the selected employee to the other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization। अभी रिसेंट में बताया हूँ, ये कौन सा होता है, ये कौन सा चीज होता है जिसमें लाइक तुम बोल देते हो बॉस को भाई हम कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो बॉस बोलता है रुक रुक अभी 1 महीना रुको, एक बंदा को ला रहे हैं, उसको सिखा देना अपना जो जो काम है और उसके बाद तुम चले जाना। तो ये सारा चीज इसमें कौन सा ट्रेनिंग होता है, ओरिएंटेशन लाइक इंट्रोडक्शन वाला जो होता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स ए डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस विच इज देयर मेथड। लाइक तुम्हारे कंपनी में 10,000 लोग अप्लाई कर दिए, तुम 1,000 लोग को जॉब पे रखे, तो बाकी 9,000 लोग का जो डेटा है वो अनसॉलिसिटेड, लाइक जो फिट नहीं हो पाए उस कंपनी में अभी फिलहाल जॉब करने के लिए, तो वो 4 लोग का डेटा है और उसको जॉब के लिए अगर तुम अप्लाई करके बुलाते हो तो क्या होता है, कैजुअल कॉलर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो तुम्हारा फर्स्ट का सी था, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी। उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हारी बहुत हेल्प मिली होगी और तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए और तुम्हारे सीयूटी भी एग्जाम बहुत अच्छे से फोड़ के आ जाओ। और इस चैनल बहुत ही न्यू चैनल है, कोई नहीं जानता इस चैनल के बारे में, तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ बता देना इस चैनल को। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कर देना, न्यू चैनल को सपोर्ट कर देना और अपने आने वाले जूनियर्स वगैरह को, अपने भाई बहन को बता देना इस चैनल के बारे में। इससे इस चैनल में बहुत कुछ आने वाला है, तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।